Hey, what's up, everyone? Welcome to 100% discounted fast track batch, right? Especially for you people for CA Final SFM. My name is आदिश और दोस्तों इस लेक्चर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे द थर्ड मोस्ट डिमांडेड चैप्टर बाय CA फाइनल स्टूडेंट्स विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दोस्तों आप में से काफी लोग डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स देख रहे हैं, राइट? और they are understanding what it means to have a proper coverage, what it means to have a detailed conceptual clarity, right? What it means to have a comprehensive coverage is a better word I would say, right? इसी के साथ ये लेक्चर आपके लिए जिसमें थर्ड मोस्ट डिमांडेड चैप्टर विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। मैं जानता हूं कि डिस्पाइट अ लॉट ऑफ यू पीपल नोइंग अबाउट इट, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा सर ये 100% डिस्काउंटेड फास्ट ट्रैक बैच क्या है, राइट? ये फर्स्ट लेक्चर है पोर्टफोलियो का। फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स के लेक्चर्स पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, राइट? सर एग्जैक्टली ये बैच क्या है, हम लेक्चर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कवर्ड है, will it cover question, will it cover everything, or it is just a capsule type of a batch? All such details have been discussed in the video which I'm tagging over there. तो वहां पे एक वीडियो टैग कर रहा हूँ, उस वीडियो में देख सकते हो कि सर क्या क्या कवर रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, लेक्चर कैसे एक्सेस करना है, क्या एक्चुअल में जीरो कॉस्ट है, सब कुछ वहां मिल जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, जो लोग अब पोर्टफोलियो देखना चाहते हो, मैं एक बात बताऊं पोर्टफोलियो के साथ प्रॉब्लम क्या है। पोर्टफोलियो चैप्टर एवरीवन काफी सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखो कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। काफी सारे लोग हैं जिसको पहली बात पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चल रहा है। कुछ लोग हैं जिनको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फॉर्मूला में कंफ्यूजन है ना। पोर्टफोलियो में बहुत सारे फॉर्मूला है। खैर आपसे अच्छी बात कौन जानता है, आप लोग तो उस फॉर्मूले को फेस कर ही रहे हो। कुछ लोग जिनको फॉर्मूला समझ में आ जाते सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। मतलब इतने सारे नंबर्स, इतना सारा कैलकुलेटर के कहीं ना कहीं नंबर्स लिखते टाइम हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। मतलब एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स फॉर एसएफएम, आज फॉर एग्जांपल मैं डेरिवेटिव्स फॉरेक्स की बात करता हूं तो वहां पे कैलकुलेशन कम और एनालिटिक्स ज्यादा, दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत है रादर देन कैलकुलेटर एंड कॉपी पेन, राइट? लेकिन पोर्टफोलियो में दिमाग अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो हर बार दिमाग नहीं चलाना है। वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, है ना, एक फिक्स प्रोसेस है, हर बार वो फॉलो करना है। लेकिन वो फॉलो करते टाइम भी स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं आते। आपको पता है क्यों? बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो सर अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे फॉरेक्स में हम कैसे पोर्टफोलियो में मार्क्स सिक्योर करें, आप ये बता दीजिए। देखो मिलकर मेहनत करना पड़ेगी। आई विल डू माई पार्ट ऑफ इट, जहां पे हम क्लास में हर कॉन्सेप्ट समझेंगे। आई मेक श्योर दैट एवरी पॉसिबल कॉन्सेप्ट इज कवर्ड। आई मेक श्योर दैट एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट हैज बीन देयर इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स पब्लिकेशन, भले से वो MTP हो, RTP हो, क्वेश्चन पेपर हो, PM हो, SM हो या फिर कहीं और जगह हो, वो सब जगह के क्वेश्चंस लाना और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनफैक्ट साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या? अगर आप इन लेक्चर्स को लाइटली ले रहे हो, क्या होता है ना, एक परसेप्शन की बात है। कुछ लोगों को लगता है यार 100% डिस्काउंटेड है मतलब फ्री है। प्लीज जानिए फर्क फ्री नहीं है, ना मेरे लिए फ्री है ना आपके लिए फ्री है। आप 2x टाइम एंड एफर्ट्स दे रहे हो आपके, राइट? आप इसमें बहुत सारे अपने मेहनत और एफर्ट्स और टाइम दे रहे हो, राइट? और उसका डबल, उसका 2x टाइम एंड एफर्ट्स मुझे लग रहा है टू प्रिपेयर द नोट्स, not just the concept notes but practical question and to record the lectures। तो कॉस्ट तो बहुत इन्वॉल्व है, बस पैसों की टर्म्स में नहीं होते हुए दूसरी जगह इन्वॉल्व है, राइट? तो जितना आप इसके लिए पे कर रहे हो ना, उतना इससे रिटर्न निकालने की कोशिश करना। और रिटर्न कैसे निकलेगा? एफर्ट्स मेंटेन रख के। हम क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम आपके एक हाथ में कैलसी और दूसरे हाथ में पेन होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है बस आराम से ऐसे बैठे हैं और लेक्चर्स देख रहे हैं, मूवी नहीं है एवरीवन। वन साइडेड, अटेंटिव, अलर्ट होके सारे लेक्चर्स देखिए। हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है वो आप भी अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखेंगे, राइट? और कैलसी पे जहां जरूरत है वहां सॉल्व भी करेंगे सारे क्वेश्चंस, राइट? सर कॉन्सेप्ट्स वगैरह कैसे मिलेंगे? कॉन्सेप्ट ऐप से ले सकते हो, है ना। आउटस्कोर प्ले ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप में नोट्स मिल जाएंगे और आगे आने वाले सारे लेक्चर्स भी वहीं रहेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट लेक्चर है जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है? चलिए,
तो अब एफर्ट्स लगाते हैं टू मेक द पोर्टफोलियो एज सिंप्लीफाइड एज वी हैव मेड द डेरिवेटिव्स एंड द फॉरेक्स। एवरीवन, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सेकंड दीजिए, अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। यस एवरीवन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट नोट्स। जिन लोगों ने दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं डेरिवेटिव्स फॉरेक्स के, एक बार बता देता हूं। नोट्स में आपको 3 चीजें मिलती है ना, मतलब एक सिंगल पीडीएफ में तीनों चीजें दो चीजें रहेगी बेसिकली। फर्स्ट कॉन्सेप्ट नोट्स, राइट। कॉन्सेप्ट नोट्स है जिसके बारे में, मतलब इफ आई हैव टू स्पीक आई गेट इमोशनल, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने में कितने एफर्ट्स लगे हैं। आपको पता है इस नोट्स की हर पॉसिबल लाइन, हर पॉसिबल वर्ड, हर पॉसिबल फॉर्मूला, हर पॉसिबल बॉक्स डिजाइनिंग, स्पेसिंग, हर चीज बैठ के की है मैंने पर्सनली, राइट। इस बात से ऐसे बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैंने ये सब किया है, बट क्या होता है ना, जब अपन किसी चीज पे इतने एफर्ट्स लगाते हैं तो यू गेट अटैच टू इट। एंड गाइस, बहुत ज्यादा थिंक थ्रू करके हर छोटी बड़ी चीज इस नोट्स में लिखी है। यहां क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहां क्या पर्टिकुलर चीज लिखी है, इस बात का आगे कहीं रिलेशन है ना, तो वहां उसको लिंक भी किया है, राइट। तो ये नोट्स आपके लिए बनाए गए, है ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे। सेकंड, उसी पीडीएफ में फिर आगे आपको कंटिन्यूशन में मिल जाएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स का कवरेज है, राइट। आरटीपीज, एमटीपीज, स्टडी मटेरियल, हर चीज का कवरेज है, राइट। चलिए, सो विद दैट आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड पीपल। आइए मिलकर पोर्टफोलियो करते हैं आसान। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है पोर्टफोलियो को। कौन सी 3 कैटेगरी? फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हम लोग मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी और कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ेंगे, राइट। सेकेंड कैटेगरी जिसमें शार्प इंडेक्स मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ेंगे। और थर्ड, वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो ऊपर कहीं कवर्ड नहीं है। सर थर्ड कैटेगरी रेसिडुअल कैटेगरी है, लेकिन टॉपिक वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। सारा टॉपिक सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कवरेज दिल से इतना कॉम्प्रहेंसिव है कि मजा आ जाने वाला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से जिसने पोर्टफोलियो पहले पढ़ रखा है, आप समझते हो 2 कैटेगरी ऑफ डेटा हो सकता है। कौन सा 2 कैटेगरी ऑफ डेटा? फर्स्ट जिसमें पास्ट डेटा दिया, और सेकंड जिसमें सर फ्यूचर प्रोबेबिलिटी और उसका डेटा दिया हो, राइट। हमने हर सिचुएशन में मतलब इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करना है, या फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क करना है, या फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न करना है, या फिर पोर्टफोलियो की रिस्क करना है। इन सारे केसेस में हमने पास्ट डेटा को भी एग्जाम्पल बना के सॉल्व किया है, और फ्यूचर प्रोबेबिलिस्टिक वाला डेटा भी एग्जाम्पल बना के सॉल्व किया है। मतलब ये नोट्स आप देख रहे हो ना, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सर हर छोटी बड़ी टर्मिनोलॉजी, राइट, हर छोटा बड़ा, मतलब हाउ डू यू डिनोट डिफरेंट वर्ड्स बाय, वो भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। प्लस आप ये रिवाइज कर लो ना, तो आपको सब कुछ रिवाइज होगा। फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी एक्सपोज्ड डेटा मतलब हिस्टोरिकल, राइट, एंड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी एक्स एंटे डेटा मतलब फ्यूचर डेटा। सिमिलरली रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, जिसमें भी फिर वापस 2 सिनेरियो, पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा। सर फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न 2 सिनेरियो, पोर्टफोलियो के रिस्क 2 सिनेरियो, राइट। तो ऐसे करके हर छोटी बड़ी चीज का कवरेज है, विद प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। All you need now, every one of you, to make this happen is to make an efforts. आप समझना, आपके एफर्ट्स लगाने के पहले का होमवर्क सारा मैंने कर लिया। टू गेट द प्रॉपर नोट्स, टू गेट द प्रॉपर कवरेज, टू गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो सारा होमवर्क कंप्लीट करके आपको कुछ रेडी फॉर्मेट में मिला है। बस वहां से तो अब इसको आगे ले जा लो, करेक्ट। चलिए आइए सर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न, फर्स्ट कैटेगरी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल मार्केट थ्योरी, राइट। ये भाई साहब है जिन्होंने ये सब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आपके लिए रियल वर्ल्ड में बहुत सारे टूल्स ओपन कर दिए जिससे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। जैसा आपको देखना है देख सकते हैं, बट दिस इज द पर्सन हु हैज मेड ऑल दिस। और थियरी देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर से कहीं भी थियोरेटिकल डिस्कशन नहीं होगा, और नहीं बियॉन्ड एग्जाम होगा। फिर भी एक लाइन में जान लो ये थियरी क्या करती है। ये थियरी बताती है सर, ऑफ द डिफरेंट स्टॉक्स आई हैव टू इन्वेस्ट इन, राइट। एक सेकंड दो ना यार, एक सेकंड दो। परफेक्ट, एक सेकंड और दीजिए, थोड़ा सा वापस लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। यस,
ये थियरी बताती ऑफ द डिफरेंट स्टॉक दैट यू हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन। सर विच ऑल स्टॉक शुड बी चूजन, इन व्हाट वेट शुड दे बी चूजन, राइट, ये सब ये थियरी बताती है। ये थियरी ये भी बताती है कि कौन से और ये कौन से स्टॉक चूज करना है, इसका बेस क्या रहता है, कैलकुलेटिंग रिस्क एंड रिटर्न। आप एक बात बताओ ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो दो ही तो बेसिस है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो डिसीजन। हाउ मच रिटर्न आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ दैट, एंड टू गेट दैट रिटर्न हाउ मच रिस्क यू हैव टू इनकर। और इसी दो बेसिस के ऊपर पूरा थियरी डेवलप्ड है। अब ये थियरी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है थ्रू कॉपी पेन, तो इसके लिए तो लगते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो हम फॉर्चुनेटली फ्री हो गए कि हमें अल्टीमेटली पोर्टफोलियो बना के नहीं देना है, बट वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत सारे रिटर्न्स के कैलकुलेशन आने चाहिए, बहुत सारे रिस्क के कैलकुलेशन आने चाहिए। हमें आना चाहिए सर रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी, रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। ये सारे कैलकुलेशन करेंगे तो ही तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के कोर में जा पाएंगे। तो एग्जाम के लिए क्या एप्लीकेबल है, क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो, नो सर, बट एटलीस्ट बीइंग एबल टू कैलकुलेट all such risk and returns in the first category, first section of modern portfolio theory and capital market theory। चले आइए, सर एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल सिक्योरिटी का कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा थॉट है, आप सभी को आता है। अगर मैं आपको कहूँ ना दोस्तों कि आज आपके पास 100 रुपए जो आपने किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसा लगता है, यू एस्टिमेट दैट इस शेयर का प्राइस आज से 1 साल बाद 110 हो जाएगा। पीपल, एक सेकंड दीजिए, हम्म 100 रुपए का शेयर आपके पास है, इस शेयर का प्राइस आज से 1 साल बाद 110 हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूं कि क्या लग रहा है, कितना रिटर्न कमाते हुए दिख रहे हो आप, राइट, हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट द रिटर्न दैट यू विल अर्न, हाउ मच डू यू एस्टिमेट दैट यू विल अर्न द रिटर्न। द आंसर इज सर 10%। ईच वन ऑफ यू कैलकुलेटेड इन अ सिंपल मैनर सर, विच इज 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100। अगर मैं आपको कहूं कि यार 110 रुपया तो हो ही जाएगा शेयर का प्राइस 1 साल बाद, प्लस 1 साल बाद 5 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा, तो अब आपका टोटल रिटर्न देखना कितना हुआ, 110 माइनस 100। 10 रुपया तो आपने कमाया कैपिटल अप्रिसिएशन से, 5 रुपया कमाया डिविडेंड टर्न करके, तो टोटल 15 रुपया कमाया बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच, बाय इन्वेस्टिंग 100 रुपीज। मतलब थॉट बहुत सिंपल रहता है सर, न्यूमरेटर में आता है हाउ मच I estimate that I will earn, how much I expect to earn, new denominator will be how much amount have you invested, people। मतलब आज का प्राइस है P0, 1 साल बाद प्राइस हो सकता है P1 एक्सपेक्टेड है, और डिविडेंड है D। सर इन तीन बेसिस पे आप हमें बता दीजिए ना रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरीवन, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एनी सिक्योरिटी, expected return on any security will be sir P1 minus P0, the capital gain yields, plus dividend also earned throughout the year, whole divide by P0, giving me the formula of expected return to be calculated from the data of, everyone pay attention, from the data of a particular period। मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड का डेटा कैलकुलेट करना है, तो किसी पर्टिकुलर पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल। दोस्तों एक बात बता दूं आगे जाएं उसके पहले, क्या होगा ना कि बहुत सारे बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे, एंड इट इज अ वेरी वेल पॉसिबिलिटी कि इसमें से काफी सारे बेसिक्स आपको आते हैं, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना, पेशेंटली बेयर कर लो, क्योंकि हो सकता है उन बेसिक्स में ही कुछ नई बातें जो आपको समझ में आ जाए। वन सेकेंड, एटलीस्ट आप बेसिक्स ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इन नोट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे जो आपको बाद में रेफर करने हैं फॉर रिविजन ड्यूरिंग एग्जाम्स। थर्ड, बेसिक्स अपने तरीके से बिल्ड होंगे तो आगे वाले एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी उन बेसिक्स की मदद से इजीली समझे जा सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना। आइए सर, एक पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऐसे कैलकुलेट किया, आपको पता है क्या पोर्टफोलियो मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज की है, ऑल सच सिंबल्स, ऑल सच एब्रीविएशंस जिसके तरीके से आप किसी भी टर्मिनोलॉजी को प्रेजेंट करते हो। जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ER, A is a security, so expected return on security A, share A can be represented by this। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखा है सो दैट आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सी चीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। आइए सर, अगर सिंगल पीरियड का डेटा ना देकर
है ना, हमें मल्टीपल पीरियड का डेटा दिया जाए तो कैसे करना है, प्लीज समझना। यहाँ पे आती है आपके पास दो पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी वन, व्हेन वी आर गिवन एक्सपोज्ड डेटा, मतलब पास्ट डेटा ऑफ रिटर्न्स। पॉसिबिलिटी टू, व्हेन वी आर गिवन फ्यूचर डेटा ऑफ रिटर्न्स। बट जब फ्यूचर की बात होगी ना एवरीवन, दैट इज ऑलवेज गिवन अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी। आप प्लीज समझना, आज शेयर प्राइस 100 है, एक साल बाद 110 हो सकता है, 20 हो सकता है, 90 हो सकता है, 30 हो सकता है, 130। इन रिस्पेक्टिव प्राइजेस होने की प्रोबेबिलिटीज भी दी जाती है, दैट इज एक्स एंटे डेटा, राइट। चलेगा, जो भी आपके पास डेटा दिया रहेगा, है ना, जो अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाएंगे, डोंट वरी, है ना, हर चीज प्रैक्टिकली, बट थियरी इसलिए बता रहा हूं सो दैट ये क्या लिखा है आप समझ तो पाओ, नेक्स्ट टाइम रिवाइज कैसे करोगे। ठीक है, आइए। ठीक है सर, पास्ट डेटा रहेगा या फिर फ्यूचर डेटा रहेगा मल्टीपल पीरियड्स का, तो उन मल्टीपल पीरियड्स के, इन केस ऑफ पास्ट या फिर जब फ्यूचर के मल्टीपल सिनेरियोज दे दिए 110, 90, 120, 130, उन मल्टीपल सिनेरियोज में रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे हम, पास्ट में मल्टीपल पीरियड्स के, फ्यूचर में मल्टीपल सिनेरियोज के। और उन रिटर्न्स को क्या कहा जाता है पीपल प्लीज, पॉसिबल रिटर्न्स। व्हाट इज द ऑफिशियल वर्ड बीइंग यूज्ड, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आईसीआई ने भी लिखा है, ये आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, पॉसिबल रिटर्न्स, है ना। और पॉसिबल रिटर्न्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स और वाई से। छोटी छोटी बातें आपको क्लियर करूंगा। सर ये सब छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि शायद चीजें हमें पता नहीं थी, अब जान लीजिए। ठीक है, आइए। सर एक्स पोस्ट डेटा का एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइस और डिविडेंड का, और कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी। ठीक है सर, वीडियो पॉज करके फटाफट डेटा लिख लीजिए, है ना, और फिर वीडियो प्ले करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15, 16, 17, 18, 4 साल का डेटा है। आज जब हम खड़े हैं, दैट इज 2018, राइट। 15 पीछे जाकर देखा, 15 में शेयर प्राइस था 15 के एंड में 100 रुपीज, और 15 के एंड में पूरे 2015 में डिविडेंड मिला था 10 रुपीज का, राइट। ठीक है, 16 के एंड में शेयर प्राइस हो गया 110, और 2016 में मिला डिविडेंड 5 रुपीज का, राइट। सर अगर देखा जाए तो क्या हम इससे 2015 का रिटर्न फाइंड कर सकते हैं, नो। 2015 का रिटर्न फाइंड करने के लिए 2014 की भी तो प्राइस चाहिएगी। मतलब फर्स्ट लर्निंग के साथ जब मल्टीपल पीरियड्स का डेटा हो, हम फर्स्ट पीरियड का मल्टीपल पॉइंट्स का डेटा हो, सॉरी माय बैड, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, जब मल्टीपल पॉइंट्स का डेटा हो तो फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे फर्स्ट पॉइंट का हम लोग रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से ही तो स्टार्ट होगा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर का हम रिटर्न कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है सर, फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या, फॉर्मूला हमें पता है सर, 110 माइनस 100 प्लस एवरीवन, 6 नहीं लेना, 2016 का डिविडेंड लेना है। ठीक है, प्लस 5 डिवाइड बाय 100, कितना आता है सर, 110 माइनस 110 प्लस 5 15, 15 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 15%। सेकेंड सर, 115 माइनस 110 प्लस 6 डिवाइड बाय 110 या फिर 100 डिवाइड बाय एवरीवन 110। यार पूरा एसएफएम कंपाउंडेड पे चलता है, कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता है। सेकेंड ईयर के रिटर्न के लिए फर्स्ट ईयर को बेस बनाना पड़ेगा, तो ही तो कंपाउंडिंग होगी कि सर 110 पे कितना रिटर्न मिला, कंपाउंडेड बेसिस पे। ठीक है, आइए। 115 minus 110, 5, 5 plus 6, 11, 11 divided by 110 gives me 10%. कंफर्म कर लेते हैं, 11 divided by 110, 10%. ओके, थर्ड सर, 130 plus 8, सॉरी 130 minus 115 plus 8 divided by 115. चलिए आइए, 130 minus 115 plus 8 divided by 115. ओ कहाँ गया, वेट, %20 रिटर्न एवरीवन, कितना रिटर्न आ रहा है, 20%। मतलब तीन, अगर मुझे पास्ट के, if I have been given the past details of share prices and dividend, I would be able to calculate the historical return। और पता है क्या दोस्तों,
इन्हीं हिस्टोरिकल रिटर्न की मदद से आप एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर का रिटर्न जो आप एस्टिमेट कर सकते हो, और वो जो रिटर्न आप इस डेटा की मदद से एस्टिमेट करेंगे इन फ्यूचर फॉर फ्यूचर, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। पीपल प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये डेटा है पास्ट का, पास्ट के डेटा से फ्यूचर का रिटर्न कैलकुलेट करना है। सर कैसे करेंगे? सिंपल एवरेज, प्लीज माइंड द वर्ड, क्या लिखा है? सिंपल एवरेज की मदद से फ्यूचर का रिटर्न हम लोग एस्टिमेट करेंगे। सर एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल सी बात है, पहली चीज इन रिटर्न्स को नाम क्या दिया? एक्स। अब आप समझ रहे हो कि बचपन से लेके आज तक एक्स बार कहते थे क्योंकि हमें एक्स का एवरेज चाहिए, राइट? इनफैक्ट जब भी आपने पोर्टफोलियो फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तब का रिकलेक्ट कर लो, सारे फॉर्मूलाज में हम एक्स वाई क्यों रख देते हैं? एवरीवन, हम एक्स बार का फॉर्मूला समेशन एक्स डिवाइड बाय एन क्यों बोलते हैं? जबकि सिक्योरिटी का नाम तो सर ए होता है, सिक्योरिटी का नाम ए होने के बाद भी हम समीशन एक्स डिवाइड बाय एन क्यों कर रहे हैं? हम समीशन ए डिवाइड बाय एन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सर ए सिक्योरिटी के जितने भी पॉसिबल रिटर्न्स हैं उसका नाम क्या होता है एवरीवन? एक्स। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, यही सब चलता है। सिक्योरिटी के नाम ए और बी होंगे लेकिन एवरेज सिक्योरिटी का नहीं होता है सर। एवरेज उन सिक्योरिटी के पॉसिबल रिटर्न्स का होता है और उन पॉसिबल रिटर्न्स को ही तो हम एक्स और वाई कह रहे हैं। क्लैरिटी? ठीक है, आइए सर पहले समीशन एक्स फाइंड करते हैं। मतलब सारे एक्स का सम कितना? 20 प्लस 30 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 45। 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 15 45। तो 45 इज समीशन एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 15%। पॉइंट ऑफ नॉलेज, सर कहीं भी ये मगअप नहीं करना पड़े कि समीशन एक्स कहां से आया, राइट? समझते हुए चलना, पोर्टफोलियो का कोई भी फॉर्मूला मगअप नहीं लगना चाहिए। अगर इसका नाम एक्स है तो इन सब का सम समीशन एक्स ही तो होगा। तो एक्स बार एवरेज क्या होता है सर? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय द नंबर। तो समीशन एक्स डिवाइड बाय नंबर, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आइटम्स, राइट? गिविंग यू 15%। क्लैरिटी? सर 15% is the return that I'm expecting to earn in future from this share, जिसका पास्ट रिटर्न ये था, और 4 साल के डेटा से सिर्फ 3 साल का रिटर्न आता है, ये भी बात जान लीजिए। सेकेंड, सर एक्स पोस्ट डेटा तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करना है किस पे? एक्स एंटी डेटा। मतलब सर जब हमें आज की शेयर प्राइस दी है 100 रुपीज, इमेजिन, है ना, 100 रुपीज आज की शेयर प्राइस दी है। फ्यूचर में शेयर प्राइस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है 1 साल बाद। लेकिन इन शेयर प्राइसेस होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज होगी। फ्यूचर में डिविडेंड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उन डिविडेंड्स होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज होगी। पीपल प्लीज, और उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है, जो अब हम सीखेंगे। तो आइए, ठीक है सर, पहली बात पॉसिबल रिटर्न्स तो फाइंड करें, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो दूर की बात है। पॉसिबल रिटर्न का फॉर्मूला यहां भी यही था और यहां भी यही है। सर P1 क्या हो सकता है? 110 माइनस P0 कितना है सर? 100 गिवन है, डिवाइड बाय 100। लेकिन सर 5 रुपीज का डिविडेंड भी ऐड कीजिए, गिविंग मी अ पॉसिबल रिटर्न ऑफ 15%। एवरीवन प्लीज, बात जम रही है? सेकेंड, ठीक है, आइए आइए अपने अपने कॉन्सेप्ट नोट्स खोल लो। मत सोचना कि ये तो सब बेसिक है, मैं क्यों सॉल्व करूं, फटाफट देख लेता हूं। क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब वहां पे मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाला हूं, वहां पर सब कुछ स्पीड में चलेगा। यहां टाइम इन्वेस्ट करने का रीजन यही है कि वहां हम स्पीड अप कर पाए, ठीक है। आइए, 115 सेकेंड माइनस 110 प्लस 7, अग्रीड? 115 माइनस 110 प्लस 7। अगर आप ऐसा कर चुके हैं ना तो उसको अभी काट दीजिए। सर जी ये कंपाउंडिंग इफेक्ट यहां देना था क्योंकि सर यहां पे अलग अलग ईयर थे, ये अलग अलग ईयर्स थोड़ी है। दिस इज 0 ईयर, दिस इज ऑल P1, दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट सिनेरियोस। तो P0 तीनों के लिए सेम रहेगा, मतलब 115 माइनस 100 प्लस 7 डिवाइड बाय 100, गिविंग मी अ रिटर्न ऑफ 22%। सर 120
प्लस सॉरी -100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100 गिविंग मी अ पॉसिबल रिटर्न ऑफ 30%। बताइए दोस्त, ये जो मिस्टेक आप में से काफी लोग नहीं किए हो अप्रिशिएबल, जो लोग कर दिए हो स्टिल अप्रिशिएबल बिकॉज नाउ यू लर्न इट। ठीक है, और ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखी है। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ना, इनफैक्ट छोटे छोटे नोट्स भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज जो जरूरी है हमारे लिखी हुई है। ठीक है, चलिए सर एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, इन सब का सम करके नहीं। हिस्टोरिकल डेटा में सम होता है, जब फ्यूचर का डेटा होता है तो वेटेड एवरेज का थॉट लगता है। ऊपर लग रहा था सिंपल एवरेज, यहां क्या लगता है, वेटेड एवरेज। एवरीवन वेटेड एवरेज मतलब क्या, प्लीज समझिए। 15% रिटर्न मिलेगा, लेकिन उस बात के चांस तो कितने हैं, सिर्फ 0.2। 22% रिटर्न मिलेगा, लेकिन उस बात के चांस कितने हैं, सिर्फ 0.5। 30% रिटर्न मिलेगा तो उस बात के चांस कितने, 0.3। वेटेड एवरेज वाली फीलिंग आ रही है, इन सबको वेटेड एवरेज करके ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न का, राइट। 15% मिलने के 0.2 चांस है, मतलब 3% रिटर्न यहां से मिला। 22% मिलने के 0.5 चांस है, मतलब 11% रिटर्न यहां से मिला। 30% मिलने के 0.3 चांस है, मतलब 9% रिटर्न यहां से मिला। 30 इंटू 0.3 कैलसी पे भी देख सकते हो, 15 इंटू 0.2 3, 22 इंटू 0.5 11, 30 इंटू 0.3 9, और इन सब का टोटल रहेगा वेटेड एवरेज। देखो कॉलम्स ध्यान रखना, कॉलम्स में मगअप केस कुछ नहीं है। एक बार आपने x कैलकुलेट कर लिया तो प्रोबेबिलिटी स्टैंड्स फॉर p, p इंटू एक्स विल बिकम द लास्ट कॉलम, राइट। और x बार क्या हो जाएगा सर, सम ऑफ p एंड x, सम ऑफ p by x which is how much, which is how much, 23%। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बार इज इक्वल्स टू समीशन px इज इक्वल्स टू 23%। बताइए सर, क्लैरिटी, सिंपल, अभी तो चल सकते हैं आगे, कोई नई बात नहीं है। मतलब इंडिविजुअल सिक्योरिटी से हम कितना कमाएंगे फ्यूचर में, एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर रहे हैं, once by using historical data and once by using the data of future itself। clarity। सर अब बात करते हैं रिस्क की। ठीक है, रिस्क वर्ड सुनते से क्या समझ में आता है, रिस्क वर्ड सुनते से क्या समझ में आता है, बताओ सर। एवरीवन एक बात जान लो, या तो करके ही बता देता हूं, जानने का तो ठीक है। सर एफडी, एफडी में हम इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के लिए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, बैंक से पूछा 5 साल का रिटर्न कितना, बैंक ने बोला 5.5%, मतलब पूरे 5 साल रिटर्न कितना रहेगा सर एफडी का, फिक्स। एवरी ईयर, ईयर वन 2 3 4 5, every year same return of 5.5% in the FD। मतलब right at point 0 you know the amount of return that you will earn from the security in the next 5 years which makes it risk free। क्योंकि सर जब यहाँ खड़े होके हमें एस्टिमेट करना होगा कि फ्यूचर में रिटर्न कितना है, राइट। या फिर समझो 5 साल की एफडी थी, 4 साल खत्म हुए, आपको देखना है फिफ्थ ईयर का रिटर्न कितना है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट के रिटर्न कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। इट्स सर्टन एट पॉइंट जीरो, it's certain, you know that how much will it be, since it is certain, since you know it definitely, there is no risk at all। लेकिन सर सेकेंड सिनेरियो बात करते हैं स्टॉक की। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। सर हम इस शेयर का पिछले 4 साल का रिटर्न देखना चाहते हैं। इस शेयर ने पिछले 4 साल में
कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया है ना। कभी रिटर्न सर कम था, कभी इतना था, कभी इतना था, कभी इतना था, मतलब अलग अलग टाइम पे शेयर का अलग अलग रिटर्न था। सर जब हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट पे खड़े होके जब एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि फिफ्थ ईयर में रिटर्न कितना हो सकता है, तो आपने देखा यार हिस्टोरिकली शेयर का रिटर्न इज ट्रैवलिंग विद इन दिस रेंज। हिस्टोरिकली रिटर्न ऑफ द शेयर इज ट्रैवलिंग विद इन दिन रेंज, मतलब फ्यूचर में रिटर्न कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली कहीं इसके बराबर हो सकता है, राइट या फिर टू मेक इट सिंपल, नॉर्मली दिस इज द रेंज in which return for fifth year for the share can lie. ये थी सिक्योरिटी Y और थर्ड सिक्योरिटी Z, जहां पे थर्ड सिक्योरिटी ने अगले 4 साल में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 कुछ ऐसे रिटर्न्स दिए। अब सर फोर्थ ईयर पे खड़े होकर अगर हम देखें कि फिफ्थ ईयर में सिक्योरिटी कितना रिटर्न दे सकती है, तो लुकिंग एट इट्स पास्ट सर फिफ्थ ईयर का रिटर्न वहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है और वहां भी जा सकता है। क्या आप लोग इस बात को फील कर पा रहे हो कि अगर हिस्टोरिकली सिक्योरिटी में डेविएशंस फ्लक्चुएशंस ज्यादा थे तो उससे फ्यूचर के फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगे, अगर हिस्टोरिकली फ्लक्चुएशंस कम थे तो फ्यूचर फ्लक्चुएशंस कम होने के चांस है, और अगर हिस्टोरिकली फ्लक्चुएशन ही नहीं था मतलब पता है कि एग्जैक्ट कितना रिटर्न मिलने वाला है। जब फ्लक्चुएशन ज्यादा है ना तो आपको ज्यादा रिस्क फील हो रही है, जब फ्लक्चुएशन और ज्यादा है तो आपको और ज्यादा रिस्क फील हो रही है, बिकॉज फोर्थ ईयर के एंड पे खड़े होकर अब आप डरे हुए हो कि रिटर्न यार हो सकता है 10% मिल जाए या फिर 12 भी मिल जाए बट शायद 8 भी मिल जाए। जब आप थर्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो और ज्यादा डरे हुए हो कि यार हो सकता है रिटर्न 8% भी मिले या फिर 15 भी मिले या फिर 23 भी मिल जाए, या फिर सर हो सकता है -3 मिले। डू यू अग्री सिक्योरिटी का जितना ज्यादा डेविएशन है उतना ज्यादा आपको मन में डर है कि मिलेगा तो ज्यादा भी मिल सकता है और मिला तो कम भी मिल सकता है? प्लीज एवरीवन बताइए, ये जो डर आप फील कर रहे हो, ये जो रिस्क आप फील कर रहे हो, ये किस बात को लेकर फील कर रहे हो? सर वो सिक्योरिटी में जितने डेविएशंस हो रहे हैं ना वो हमें डर क्रिएट कर रहा है कि यार अगर हिस्टोरिकली इसका ये हाल था तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं रिस्क कैलकुलेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है एक सिक्योरिटी के रिटर्न्स के होने वाले डेविएशंस। अगर उस डेविएशन से ही अगर आपको जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ रिस्क फील हुई तो क्यों ना हम कोई डेविएशन की मदद से ही रिस्क फाइंड आउट कर लें। और डेविएशन मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या माना जाता है? एवरीवन प्लीज यू नो द आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लैरिटी? ठीक है, मतलब किसी भी सिक्योरिटी की रिस्क उसके वेरिएशन, उसके फ्लक्चुएशन से पता चलती है, उसके डिस्पर्जन से पता चलती है। और डिस्पर्जन मेजर करने के दो तरीके, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन अदर वर्ड्स रिस्क मेजर करने के दो तरीके, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिनका दोस्तों आप ये साइन भी देख लीजिए, सिग्मा। ठीक है, परफेक्ट। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन सीख लेते हैं फटाफट। ठीक है, पोर्टफोलियो में एक बार लॉजिक जान लिया ना तो बाद में तो सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए अब क्विक। सर रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी की बात करें तो दो कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है। एक हो सकती है सर रिस्क फ्री, मतलब सर जिस सिक्योरिटी के रिटर्न में कोई रिस्क ही नहीं, कोई डेविएशन ही नहीं, वी नो विथ सर्टेनिटी द रिटर्न दैट यू विल अर्न इन फ्यूचर, रिस्क फ्री। लेकिन सर सिक्योरिटी रिस्की भी हो सकती है, यह है लेस रिस्की और यह है मोर रिस्की। मतलब सर वो सिक्योरिटी जिसके रिटर्न्स में डेविएशन है, वो सिक्योरिटी जिसके रिटर्न्स में ज्यादा डेविएशन है वो ज्यादा रिस्की, राइट। मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी का वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा? 0। लेकिन रिस्की सिक्योरिटी का तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों रहेगा। क्लियर? चलिए आइए सर कैलकुलेट करना सीखते हैं।
कितना रिटर्न कैलकुलेट किया था? 15, 10, 20। देखो, एक बार आपके पास 15, 10, 20 आ गया, पॉसिबल रिटर्न्स आ गए, है ना? मतलब आपके पास ये नंबर्स आ गए। एक बार सर 15 था, एक बार 10 था और एक बार 20 था। इनकी मदद से ही तो अब रिस्क कैलकुलेट करना है, इनके बीच का ही तो डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए। ठीक है, अब एक चीज समझना प्लीज सभी लोग, हम चाहते ना तो यहां पे फिर से प्राइस से स्टार्ट कर सकते थे। हम चाहते तो यहां पे फिर से प्राइस से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हमने किया क्या? नहीं, हमने डायरेक्टली रिटर्न का नंबर लिया, क्योंकि एक बार आपने प्राइस के थ्रू रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिए तो बार बार सेम एक्टिविटी करने का क्या पॉइंट है? अब यहीं से आगे सीखेंगे हर बार। ठीक है, चलिए आइए। सर, क्या आप में से कोई मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉमन सेंस एक्सप्लेन कर सकता है? नॉट द फॉर्मूला, कॉमन सेंस एक बार समझ जाओ ना, कॉमन सेंस, ताकि फॉर्मूला कभी मगअप करने की जरूरत ही नहीं आए। बताइए सर। एक सेकंड दीजिए। देखो, पता है क्या, मैंने बोल तो दिया कैसा डेविएशन फाइंड आउट कीजिए, मतलब ये फाइंड आउट कीजिए कि नंबर्स कितने स्प्रेडेड है। लेकिन इनका डेविएशन पता है किससे फाइंड करना है? इनका डेविएशन फाइंड करना है इनके एवरेज से। तो प्लीज एक बार अगर ग्राफ पे समझ लिया ना, एक बार अगर ग्राफ पे समझ लिया, कभी मैथ्स नहीं भूलोगे, प्लीज समझना। देखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, अलग अलग ईयर के जो अलग अलग रिटर्न्स है आपके पास, इनको कहते हैं एक्स। वो जो पॉसिबल रिटर्न कैलकुलेट किए ना आपने, ये है एक्स। सर, मतलब इन अलग अलग एक्स का अगर मैं एक एवरेज कर दूं तो उसको क्या कहेंगे पीपल प्लीज? एक्स बार, है ना? स्टैट्स चार्ट पे समझने से बहुत आसान हो जाता है। एक्स है सर हमारे पास और इन सब का एवरेज एक्स बार है। तो क्या हम इस एक्स बार और एक्स के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड कर लें, अगर हम इस एक्स और एक्स बार के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लें, तो क्या हमें वो डेविएशंस पता चल जाएंगे क्या, जो इस सिक्योरिटी में ज्यादा है और ऊपर वाली सिक्योरिटी में कम है? देखो, इसमें कितने छोटे छोटे डेविएशंस हैं एज कंपेयर टू एवरेज पीपल। तो आप लोगों ने खुद से ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बना दिया, विच इज सर रिस्पेक्टिव रिटर्न माइनस द एवरेज रिटर्न विल गिव मी द डेविएशंस। बस फिर क्या करना है, फिर क्या करना है? टर्मिनोलॉजी समझना। एक्स आपके पास आ चुका है, इसका एक्स बार कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? कितना कैलकुलेट किया था एक्स बार? सर 15 प्लस 10, कैलसी हाथ में ले और बताओ, डिवाइड बाय 3, 15% एक्स बार। अब सर, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है, जिसको हम क्या कहते हैं एवरीवन? dx। टेबल में भी सारे वर्ड्स ऐसे लिए कि आपको अपने आप चीजें समझती चली जाए। dx का मतलब क्या होता है? x माइनस एक्स बार। हर बार अब ये बात डिस्कस नहीं करेंगे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन था तो समझ लिया। नहीं आपको एग्जामिनर को समझाना है, आप dx लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या मतलब है उसका, राइट? डेविएशन फ्रॉम x, डेविएशन फ्रॉम x का मतलब क्या हो गया सर? 15 माइनस 15 जीरो, x माइनस एक्स बार जीरो, 10 माइनस 15 इज माइनस 5 एंड 20 माइनस 15 इज प्लस 5। x माइनस एक्स बार आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें ये जो x dx है इसका स्क्वायर करना होता है दोस्तों। सर लॉजिक क्या है? लॉजिक पे जाना नहीं चाह रहा हूं, बट बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, अगर इसी का एवरेज कर दिया तो जीरो हो जाएगा। तो डज दैट मीन कि हमारा डेविएशन जीरो था? नहीं यार, डेविएशन तो था ना, इसीलिए नेगेटिव साइन हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, और समीशन डी एक्स एवरीवन कितना है? 50। डी एक्स वाले कॉलम का सम हो गया 50। सर, तीन रिटर्न्स का, 3 ईयर का टोटल डेविएशन था 50, 3 ईयर का टोटल डेविएशन था 50। तो ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना सर? 50 डिवाइड बाय 3। तो प्लीज समझना, वेरियांस बोल रहे हैं, हाँ, कौन सी सिक्योरिटी की बात चल रही है? सिक्योरिटी ए का वेरियांस। ठीक है, वेरियांस किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं सर? वेरियांस इस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर,
सर क्यों स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन सीखने के बाद। ठीक है, आइए सर, वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू समीशन dx डिवाइड बाय, पूरे 3 सालों का डेविएशंस 50 है, तो डिवाइड बाय 3 करके, डिवाइड बाय n करके ऑन एन एवरेज डेविएशन फाइंड कर लेते हैं ना। 50 डिवाइड बाय 3 गिव्स मी 16.67%। एक्चुअल यूनिट वेरिएंस की होती है परसेंटेज स्क्वायर, बट आई डोंट थिंक सीए फाइनल लेवल पे हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। ठीक है सर, परसेंटेज स्क्वायर क्यों होती है, क्योंकि ये चेंजेस थे परसेंटेज में, ये परसेंटेज तो चेंजेस परसेंट में, और जब उसका स्क्वायर कर दिया तो ये परसेंटेज स्क्वायर हो गया। बट डोंट वरी सर, 16.67 ऑन एन एवरेज चेंज था स्क्वायर्ड बेसिस पे, स्क्वायर्ड बेसिस पे। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना, मतलब 16.67 का अंडर रूट। ठीक है, 16.67 ऑन कैन सी, अंडर रूट इज 4.08, 4.08 everyone percent is the standard deviation, or in other words the risk of that security। पेशेंस रखना, कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस है, साथ में करते चले जाइए, बेसिक्स में बार बार दिमाग लगाएंगे, एक बार बेसिक्स समझा दिया फिर इतना डिस्कशन नहीं, क्विक 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 कैलसी। कूल एवरीवन, चलो क्या नया सीखा एक बार बता देता हूं। वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका सीख लिया क्या सर, जो भी डिफरेंसेस आए डेविएशंस उनका स्क्वायर किया और टोटल को फिर 3 से डिवाइड किया तो पता चल गया ऑन एन एवरेज डेविएशन कितना है हर साल, और जब उसका अंडर रूट किया तो स्क्वायर लेवल से आप वापस उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गए विच इज 4.08। 1 सेकेंड सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना, कहीं लिख लिया इस बात को दोस्तों, क्या इस तरीके से लिखना सफिशिएंट है ना। जब हमने यहां पे बोला कि स्टैंडर्ड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन एक्सपोज्ड रिटर्न, क्या आप खुद से समझ जाएंगे, अगर आपको लगता है नहीं तो यहां लिख दीजिए वेरिएंस और यहां लिख दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 सेकेंड, अब फ्यूचर में कभी भी हम वेरिएंस बोले तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये किसी ने लिखा है मतलब ही मीन्स वेरिएंस। हो सकता है इफ आई हैव टू नोटिफाई और इफ आई हैव टू एक्सप्लेन वेरिएंस टू यू, सो आई माइट नॉट राइट दिस, आई माइट ओनली राइट दिस। इस लेवल का कंफर्ट आपका भी साइन के साथ, सिंबल्स के साथ होना चाहिए। जैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोला तो आई माइट नॉट राइट डाउन दिस, आई माइट ओनली राइट डाउन दिस। ठीक है, 1 सेकेंड सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, है ना, तो वेरिएंस, या तो आप ऐसा बोल दो सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, या फिर ऐसा बोल दो सर वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, विच इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर नाम से वेरिएंस को हम प्रेजेंट करते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये था सर पास्ट डेटा हो अगर हमारे पास तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास फ्यूचर डेटा हो, कितना रिटर्न देखा था हमने फ्यूचर डेटा के केस में, 50 22 30। ठीक है, आइए एवरीवन, 15 22 30%, ये 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ रिटर्न्स थे विद दिस प्रोबेबिलिटीज। तो एक बार क्विकली एक्स बार देख लेते कितना आया था, है ना, एक्स बार आया था 23%। एवरीवन कितना आया था, 23%। अब कॉलम्स, आपको पता है क्यों सर ये छोटे छोटे आपने इलस्ट्रेशंस दिए कॉन्सेप्ट नोट्स में, आपको पता है ऐसा क्यों किया मैंने। एग्जाम के लिए जब आप रिवाइज करोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि कॉलम्स ही याद नहीं रहते, तो एटलीस्ट ये जो कॉलम्स मैंने दिए ना, ये उसी माइंडसेट से दिए कि आप लोगों को याद रहे कि कौन से सिनेरियो में कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड portfolio management is primarily about solving it, not getting the concepts, and if it is about solving it, we shouldn't be making any mistakes while making the solutions and presenting it। ठीक है, तो
ऊपर क्या था प्रेजेंटेशन, सिंपल सर, ईयर रहेंगे तो उनका रिटर्न रहेगा, रिटर्न रहेगा तो ही एवरेज होगा, और एवरेज होगा तो ही तो सर डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे, और वो कर पाएंगे तो ही तो स्क्वायर कर पाएंगे। सिमिलरली एवरीवन, प्रोबेबिलिटी और रिटर्न्स रहेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लीज ध्यान रखना, ये एक जब भी प्रोबेबिलिटी रहेगी ना तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा। कैसे सर, यहां पे एवरेज फाइंड करने के लिए डिवाइड बाय 3 कर दिया था, ठीक है, लेकिन यहां पे डिवाइड बाय 3 कॉन्सेप्ट नहीं, यहां तो प्रोबेबिलिटी और उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो पहला एक्स्ट्रा कॉलम यहां पे बन गया, ठीक है, जिससे एवरेज आया 23। सर x माइनस एक्स बार कर दिया, मतलब टोटल डिफरेंस इतना। फिर आपने क्या सीखा था सर, इस डिफरेंस को स्क्वायर करना, चलो डिफरेंस को स्क्वायर भी कर दिया। सर यहां पे स्क्वायर की मदद से आया था डिफरेंस का टोटल, और फिर आपने उसको डिवाइड बाय 3 किया। यहां पे सर डिफरेंस के टोटल को 3 से डिवाइड नहीं करते, उनकी तो इतना डिफरेंस होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी, इतना डिफरेंस का स्क्वायर होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी, और इतना डिफरेंस का स्क्वायर होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी। मतलब dx स्क्वायर के साथ साथ हम यहां पे डायरेक्टली p इंटू डी एक्स स्क्वायर का ही कॉलम बना लेंगे। प्लीज एवरीवन, समझ पा रहे हो? आप चाहते ना, हाँ ठीक है, इतना सफिशिएंट है अभी अभी के लिए। तो आइए अब, ठीक है, समझना सर, 23 एक्स माइनस एक्स बार 23 है, 15 माइनस 23 सर -8, ठीक है, 22 माइनस 23 सर -1, 30 माइनस 23 7, सही सोचा क्या? 15 माइनस 23, 15 माइनस 23 8, 22 माइनस 23 -1, 30 माइनस 23 7। एक्स dx का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 8 इंटू 8 64, सो 8 इंटू इक्वल्स टू, प्लीज साथ में लेना कैसे कर रहे हैं, साथ में देखना सर, 8 स्क्वायर है ना, ये आ गया, लेकिन उस पर अब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरीवन, 0.2, सो मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू 12.8। बचा हुआ आप कैलसी पे कीजिए क्विकली, 1 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5, सर 7 इंटू इक्वल्स टू इंटू 0.3 मतलब 14.7, ठीक है, 12.8 प्लस 0.5 प्लस 14.7 गिव्स मी 28 एज माय वेरिएंस। डू यू एग्री दैट डिवाइड बाय 3 करने के बाद जो नंबर आता है वो हमने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। एवरीवन, नाम क्या दिया इसको हमने, 28 को नाम क्या दिया? 28 का नाम है समेशन ऑफ p इंटू डी एक्स स्क्वायर। पीपल समझना, dx था तो वहां से dx स्क्वायर आया, जब उसमें p मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम का नाम क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी टू एक्स स्क्वायर, और इन सब के समीशन को समीशन p इंटू डी एक्स स्क्वायर ही तो कहेंगे। और हिस्टोरिकल डेटा में वेरिएंस का फॉर्मूला था सर समीशन dx डिवाइड बाय n, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाले केस में वेरिएंस का फॉर्मूला सर डायरेक्टली हो जाएगा समीशन इनटू dx, प्रोबेबिलिटी इनटू dx स्क्वायर, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू dx स्क्वायर मतलब डायरेक्टली 28। पीपल, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से प्रेजेंट करेंगे, सिग्मा ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू समीशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस बोल देते हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 28, which is how much, 5.29। दोस्तों समझ आया क्या पहली बात? तो इसके साथ आपने सीख लिया है कैलकुलेटिंग रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी in case of both ex post data and ex ante data, and the same thing you have learned with respect to returns as well, calculating risk of return of different individual security in both of these two scenarios। perfect, ठीक है। इसके बाद आई थिंक एक बार हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं,
है ना, 1 सेकंड दीजिए। यस, सो अभी जो अपन ने डिस्कस किया ना, वो इतना बेसिक था कि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना हमारे लिए अच्छी किस्मत होगी, राइट? मतलब बहुत कम चांस है कि सिर्फ रिस्क और रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, चांसेस ना के बराबर है। डिस्पाइट डिस्पाइट ऐसा हुआ नहीं कि हमें कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, कभी कभी क्वेश्चंस आए भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मई 17 एंड November 09 में पूछा गया क्वेश्चन। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, हर क्वेश्चन के नीचे उसका अटेम्प्ट लिखा है, राइट? उसके साथ साथ आरटीपी, अगर आरटीपी में आया तो सिर्फ आरटीपी भी लिखा हुआ है, राइट? अब आरटीपी और एमटीपी में क्या होता है ना, क्वेश्चन एक्सट्रीमली रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए आरटीपी और एमटीपी के अटेम्प्ट नहीं लिखे। बट आप मान के चलो कि अगर आरटीपी लिखा हुआ है तो क्वेश्चन आरटीपी में भी पूछा गया है, और अगर एमटीपी नहीं भी लिखा ना, तो भी वो पॉसिबिलिटी कि एमटीपी में आया ही होगा। मतलब प्राइमरीली मैंने इसको अटेम्प्ट वाइज सॉर्ट किया है, आरटीपी एमटीपी वाइज सॉर्ट नहीं किया, राइट? एमटीपी तो आप मान के चलो कि आया ही है, एमटीपी इज नथिंग बट अ रिपीटेशन ऑफ ऑल द ओल्डर 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 क्वेश्चंस। कूल, ठीक है? तो एमटीपी नहीं लिखा है तो भी वो एमटीपी में आया होगा, आप ऐसा मान सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी सिंपल, इट्स सो सिंपल दैट आई डोंट इवन थिंक दैट हमें इसे क्लास में करना चाहिए। सिर्फ देख लेते हैं कि क्या करना है, सॉल्व आपको करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको बैच का अंडरलाइंग प्रोसेस बता देता हूं, है ना? प्रोसेस इतना सा है कि क्लास में हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको कैलसी पे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूं बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस डाउन द टाइम इन विच वी कैन डू इट इन द वी कैन कंप्लीट द लेक्चर्स। लेकिन अगर आपने पूरे टाइम ही कैलसी पे किया ना तो एग्जाम में कभी आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है? सो आपको क्वेश्चन रीड करना है। अगर आप चाहें तो अभी लेक्चर देखते टाइम सिर्फ कैलसी पे कर लो, और बाद में जब आप खुद से ये पूरा सॉल्व करोगे, राइट, तब इसको कॉपी पेन पे कर लेना। प्रेफरेबल क्या है देखो मैं बता देता हूं, व्हाट इज द आइडियल केस। जैसा करने से एसएफएम के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आइडियल ऐसा है कि आप आज आपने 2 घंटा लेक्चर देखा फॉर एग्जाम्पल, बाद में 1 घंटा निकाल के उस 2 घंटे में जितने भी क्वेश्चन हमने कैलसी पे किए थे, अलॉन्ग विद होमवर्क क्वेश्चन जो अलॉट किए गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आप नोटबुक में खुद से करें। तो हर दिन में ही आप एसएफएम 2 बार पढ़ लेंगे, और सेकेंड टाइम वाला आप खुद से कर रहे हो। इमेजिन द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी गेट, जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वी गेट जब हम खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो अगर आपने हर दिन ये चीज फॉलो कर ली, जिसमें सेकेंड टाइम में खुद से कर दिया, मतलब समझ लो अब एसएफएम में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन, स्टिल May 17 में पूछा था, समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। स्टॉक कॉस्टिंग 150 pays no dividend. Possible prices that a stock might sell for at the end of the year are, ये प्राइजेस हो सकती है और इसकी प्रोबेबिलिटीज ये है। स्टॉक का प्राइस अभी 150, फॉर्चुनेटली डिविडेंड नहीं, मतलब P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 लगाना है D1 का, कोई बात नहीं। With this formula we would be able to calculate the different possible returns, and possible returns multiplied by the probability will give me expected return, and x जो possible return आएंगे माइनस x बार जो आएगा expected return, राइट, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, बेसिकली p इंटू dx स्क्वायर will give you the standard deviation. आई होप जो हमने वर्बली डिस्कस किया आप समझ पाए, है ना? पॉसिबल रिटर्न्स आया, p इंटू एक्स किया तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, x माइनस एक्स बार डी एक्स स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी इंटू डी एक्स स्क्वायर। आंसर हैज टू बी 11.55। अब एक और चीज सुनना, इन एनी ऑफ द लेक्चर्स इफ इट हैपन्स दैट द आंसर जो मैंने क्लास में अपने नोट्स में लिखा है एंड द आंसर जो इसका रियलिटी में आपका आ रहा है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है ना, तो हर लेक्चर के नीचे जो डिस्कशन बॉक्स आ रहा है ना, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो साइड में कहीं पे डिस्कशन बॉक्स आ रहा होगा, वहीं पे विद क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, राइट? सो आई विल रिप्लाई ओवर देयर ओनली, ताकि आपको भी सही जगह पे आंसर मिल जाए, मुझे भी पता चल जाए आप कौन से लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, और फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट्स वो लेक्चर्स देखेंगे ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल जाएगा कि
इस इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फिर भी हम लोग कर सकते हैं क्लास में। आइए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। एक साल बाद ये सिनेरियो हो सकता है। मार्केट कंडीशन अगर अच्छी रही तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 25%, और अगर ऐसा हुआ तो 115 का मार्केट प्राइस आएगा और 9 रुपीज का डिविडेंड। नॉर्मल कंडीशन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5%, in which case market price will be 105 and dividend will be 5. Bad condition 25%, 97 and 3. Sorted. Existing market price of the equity share is 106, right? Which is come 10% bonus debenture of rupees 6 each. Everyone, 106 पर शेयर का जो प्राइस है दैट इंक्लूड्स 6 रुपीज का डिबेंचर। मतलब सिर्फ शेयर का प्राइस कितना है एक्सक्लूडिंग डिबेंचर? 100 रुपीज। ठीक है, मेसर्स एक्स फाइनेंस कंपनी, ये जो कंपनी है, ठीक है, हैड ऑफर्ड द बायबैक ऑफ डिबेंचर एट फेस वैल्यू। इस डिबेंचर का जो भी फेस वैल्यू था उस फेस वैल्यू पे उन्होंने डिबेंचर खरीदने का बोला है। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। एवरीवन, वेरिएबिलिटी मतलब वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों कैलकुलेट करना। दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर्स if buyback offer is accepted by investor, right? If buyback offer is accepted by investor, also advise whether to accept the buyback offer or not। मतलब आप अगर होते तो आप बायबैक ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए सजेस्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। तो ये तो एक सेकेंडरी पार्ट है, थियोरेटिकल। मेन जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो ये वाला है कि सर एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएबिलिटी फाइंड करना है, राइट? अगर बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो अब आप एक बात बताइए, अगर हम बायबैक ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो डू यू अग्री दैट बायबैक में कैसा होता है, हम डिबेंचर्स वापस दे देंगे और हमें उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा। तो नेट रुपया जो हमारा इन्वेस्टेड रहेगा शेयर में दैट विल बिकम 100 एंड नॉट 106। नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे लिए 100। तो P0 100 है, P1 अलग अलग पॉसिबिलिटीज में इतना इतना है, और ये उसके डिविडेंड्स है, राइट? तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फाइंड कर लेते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर सिनेरियो। गुड सिनेरियो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा? कैलसी उठा लो प्लीज, अपना अपना सॉल्व में करना है पूरा। 115 माइनस 100 प्लस 9 डिवाइड बाय 100, 24%। सेकेंड केस में क्या होगा? 7 प्लस 5 12%। थर्ड केस में 0%। थर्ड केस देखना, 97 माइनस 100 प्लस 3, 97 माइनस 100 प्लस 3, ठीक है, 0%। तीनों पॉसिबल रिटर्न्स आ चुके हैं अलग अलग सिनेरियो के। एक बार अगर पॉसिबल रिटर्न आया तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो 24 12 0, प्रोबेबिलिटी इतनी, 24 मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.25 m प्लस 6, ठीक है। 12 मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.5 m प्लस किया 6 और 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, MRC रिकलेक्ट किया 12, मतलब x बार आ गया 12% एवरीवन एक्सपेक्टेड रिटर्न। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न x माइनस एक्स बार देखिएगा, है ना? गलती से क्या होता है ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, 6 माइनस 12 कर देते हैं, 6 माइनस 12 कर देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना है प्लीज, फर्क फील करना, फर्क फील करना। लेट मी मेक यू गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। क्या होता है ना, यहाँ पे हमने x माइनस एक्स बार क्या सीख रखा है, बस ऊपर वाला नंबर माइनस एक्स बार, 10 माइनस 15, 20 माइनस 15। लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में इस कॉलम से थोड़ी ना देखना है, x तो यहाँ है ना और x बार यहाँ है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिमिलरली x यहाँ है सर, और ये तो x बार कैलकुलेट करने के लिए px कैलकुलेट किया था। 6 माइनस 12 करके अगर आपने 6 लिखा तो आप वही सारी मिस्टेक्स कर रहे हो जो वापस इतने टाइम से करते आ रहे थे, और यही सिली मिस्टेक्स के तो मार्क्स कट रहे हैं। सॉर्टेड? चलिए
ठीक है, देखना 24 इंटू एक्स माइनस एक्स बार, 24 माइनस 12, 12, 12 माइनस 12 0, 0 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 12, dx आ गया तो करेंगे dx का स्क्वायर 144, 0 144 और फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 144 इंटू 0.25 m प्लस 36 आ रहा है, ठीक है, 0 से तो 0 ही आएगा और 144 इंटू 0.25 अगेन 36 आएगा एंड 36 प्लस 36 72, प्रोबेबिलिटी इंटू डी एक्स स्क्वायर 72 आपका वेरियांस आ गया। प्लीज पता है ना, स्क्वायर्ड लेवल पे जो चलता है वो वेरियांस है और प्रोबेबिलिटी केस में तो डायरेक्टली टेबल में ही वेरियांस कैलकुलेट हो जाता है, अलग से डिवाइड बाय 3 नहीं करना होता। और उस 72 का जब अंडर रूट करेंगे which is 8.49, that will be the standard deviation। मतलब आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेट कर लिया। सॉर्टेड। सर एग्जामिनर ने वेरिएबिलिटी पूछा तो आपको कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है वेरिएंस? एक मिनट दोगे, आईपैड चार्ज पे लगाना है। आपको कैसे पता चला सर कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है या फिर वेरिएंस? सर जब समझ नहीं आए तो क्या बेस्ट होता है? गिव मी अ मिनट प्लीज एवरीवन। जब समझ नहीं आए तो क्या बेस्ट होता है? दोनों कैलकुलेट कर दो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों। चलिए, आंसर नंबर बी। सर बायबैक ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? बायबैक ऑफर, देखो इस बात का, इस क्वेश्चन थियरी पार्ट का जो इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा है ना वो बहुत इलॉजिकल सा है, इसीलिए इंस्टीट्यूट से मिलता जुलता हमने एक आंसर लिखा बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। जहां जहां पे आंसर्स अपनी क्लास के इंस्टीट्यूट से डिफर करेंगे ना वहां मैं आपको आगे रह के बता दूंगा, सो दैट आपको मन में एक वो नहीं, आपको वो ब्लाइंडनेस नहीं रहे कि यार एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, आर वी फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स अप्रोच और नॉट। यू विल हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी, 100% ट्रांसपेरेंसी कि कहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अभी बायबैक ऑफर एक्सेप्ट करें कि आप समझना, देखो एक चीज बताओ, शेयर जिसमें रिस्क होती है वहां से मिल रहा है 12% रिटर्न, और डिबेंचर्स जिसमें रिलेटिवली बहुत कम रिस्क होती है वहां से मिल रहा है 10% इंटरेस्ट, वहां से कूपन मिल रहा है 10%, यहां पर रिटर्न मिल रहा है 12%। तो जब शेयर के कंपैरिजन में बॉन्ड में रिस्क कम है और रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, तो डजंट इट मेक सेंस एवरीवन टू कंटिन्यू विद द बॉन्ड एंड नॉट एक्सेप्ट द बायबैक ऑफर? ठीक है, क्योंकि बायबैक कर लिया तो डिबेंचर चला जाएगा, तो हमने क्या लिखा, एडवाइस interest on debenture is 10% per annum whereas expected return is 12%. Since risk of debenture goods, return of debenture looks good enough as compared to expected return on the share, considering the risk involved in both the securities, please change कर लो इसको थोड़ा सा, editing है, in both the securities, therefore buyback should not be accepted। क्लैरिटी? चलिए, अब मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों दैट मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अब जो आप फेस करने वाले हो ना दैट्स रियली अ नाइटमेयर, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आप में से काफी सारे लोगों ने देखा हुआ है और किया भी है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये क्वेश्चन हिस्टोरिकली जो पूछा चला जा रहा था ना वो अलग था। नवंबर 20 मॉक टेस्ट पेपर में इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब उस मॉडिफिकेशन के बाद ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। मेरा मानना है एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर में उन्होंने पूछा, रेयर पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में पूछा जाएगा,
नॉट बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस बट बिकॉज ऑफ इट्स लेंदीनेस। ठीक है, लेकिन पता है क्या, अभी अभी तो हमारे पास टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा अपना जान लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितना भी लंबा हो कितना भी बड़ा हो। लेकिन लेकिन टाइम का प्रॉब्लम है ना, तो टाइम तो हमारे पास बहुत है अभी, एटलीस्ट इजी तो है क्वेश्चन, एटलीस्ट इससे हमारी वो प्रैक्टिस हो जाएगी जो किसी और क्वेश्चन से नहीं हो सकती, इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, आइए अब मैं फर्क बता देता हूं, या फिर एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते फर्क बता दूंगा कि जो हिस्टोरिकली आप देखते आ रहे थे और इस बार जो हुआ उसमें क्या फर्क है, तो पता चल जाएगा इतना बड़ा क्यों हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आइए। मिस्टर ए, HNI इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2014 सर्ट कुछ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया। एक्स और वाई के शेयर्स में 1,00,000 और 50,000 शेयर्स में इन्वेस्ट किया। शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ₹100 ईच और ₹10 ईच। ठीक है, और कॉस्ट 1,00,000 शेयर में जब इन्वेस्ट किया तो एक्स लिमिटेड के 1,00,000 शेयर की कॉस्ट कितनी आई, 2 करोड़। और 50,000 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड की कॉस्ट कितनी आई, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000,000। ठीक है, ये बात 1 अप्रैल की। ठीक है, 14 की। सितंबर 14 मतलब कुछ 6 महीने बाद, आफ्टर सम 6 months 10% dividend was paid out by X Limited in October 14, and in October 14 30% was paid out by Y Limited। सर ये 10% और 30% क्या है, डिविडेंड के रेट्स, और डिविडेंड के रेट्स किस में मल्टीप्लाई होते हैं, फेस वैल्यू। मतलब 100 रुपीज का 10%, 10 रुपीज डिविडेंड मिला 6 महीने बाद एक्स से, और वाई से मिला 3 रुपीज डिविडेंड पर अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद। ठीक है, ऑन 31 मार्च 15 मतलब डिविडेंड मिलने के फर्दर 6 महीने बाद। एवरीवन, सितंबर एंड अक्टूबर 14 से मार्च 15 फर्दर 6 महीने बाद मार्केट कोटेशन शोड अ वैल्यू ऑफ 220 एंड 290 पर शेयर फॉर एक्स एंड वाई लिमिटेड रेस्पेक्टिवली। जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन की टोटल कॉस्ट और नंबर ऑफ शेयर्स है। क्या सर उस दिन की पर शेयर कॉस्ट फाइंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उस साल में डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो मिल गया, उस साल के एंड में शेयर की प्राइसेस कितनी हो गई वो मिल गई। आई थिंक आप समझ गए एग्जामिनर क्या कैलकुलेट कराएगा, फिर भी देखेंगे आगे। ठीक है, 1 अप्रैल 15 अ टेक्निकल एनालिस्ट इंडिकेटेड एज फॉलो। अब यहां से पार्ट जो हुआ चेंज, 1 अप्रैल 15 मतलब इसके एक दिन बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। प्लीज एवरीवन ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। टेक्निकल एनालिस्ट बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एक्स एंड वाई लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। मतलब जो अगला साल है ना उसमें डिविडेंड कितना मिल सकता है इन दोनों कंपनी से, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। 20% प्रोबेबिलिटी इतना मिलेगा, 30% प्रोबेबिलिटी इतना मिलेगा, और 50% प्रोबेबिलिटी इतना मिलेगा। ये फर्स्ट बात बताई उस टेक्निकल एनालिस्ट ने। इस टेक्निकल एनालिस्ट ने सेकंड बात बताई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट कोटेशंस एट द ईयर एंड, मतलब वही एक साल बाद सेम डेट, सेम डेट मार्केट प्राइसेस कितनी हो सकती है पीपल, 20% प्रोबेबिलिटी के मार्केट प्राइस ये होगी, 50% प्रोबेबिलिटी है ये होगी, और 30% प्रोबेबिलिटी है कि ये होगी। You are required to analyze the average return of the portfolio for the year ended 31st March 15। Everyone क्या पूछ लिया, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न, और वो भी कब, वो भी कब प्लीज समझना, 31 मार्च 15 तक। मतलब जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ ना तब, जो सेकेंड ईयर था उसके बारे में अभी क्वेश्चन नहीं आया। क्लियर, तो एक काम करें, क्विकली एक बार कॉन्सेप्ट नोट्स पे चल के एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझ लें।
लेट मी थिंक कि पहले एक क्वेश्चन करें या फिर, चलो पहले एक बार वापस कॉन्सेप्ट नोट्स पे चल के एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं, रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर आएंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। सर कॉन्सेप्ट नोट्स की बात करें तो आपने रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी कर लिया, रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी कर लिया। अब आपको देखना है सर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो पीपल। पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, कहीं समझा है क्या किसी ने? ऐसे तो नहीं समझा है ना, बट आई थिंक वो अंडरस्टूड है आपको। सर हम हमारा पैसा किसी सिंगल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटीज में जब हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस सिक्योरिटीज के बास्केट को कहते हैं पोर्टफोलियो। तो सर 100 रुपया रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो हमें मैटर करता है कि रिलायंस का रिटर्न कितना। जब इस 100 रुपए को 3 अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो मैटर करता है सर हमारे इस 100 रुपए का रिटर्न कितना, उसमें से कितना पार्ट कहाँ इन्वेस्ट किया है और उस पर कितना कितना रिटर्न मिला है वो मैटर करेगा। 100 रुपए में से 40 मैटर किया इन्वेस्ट किया सिप्ला में, 100 में से 40, 100 में से 30 इन्वेस्ट किया टीसीएस में, 30 इन्वेस्ट किया टाटा मोटर्स में। तो इस 40 30 30 पे कितना कितना रिटर्न मिला है वो डिसाइड करेगा कि इन टोटल 100 रुपए का रिटर्न कितना। करेक्ट, ठीक है। मतलब एक काम की बात जो आपको सीखना है दोस्तों वो इतनी सी है समझिएगा कि रिटर्न ऑन माय पोर्टफोलियो ऑफ ₹100 depends upon return that I could generate on individual, sorry, return which I could generate on individual securities. सिप्ला, टीसीएस एंड टाटा मोटर्स पे कितना कितना रिटर्न मिला उससे मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न डिसाइड होता है। और थॉट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। थॉट है वेटेड एवरेज का, मतलब 100 रुपया, 100 रुपये में से 30 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 रुपये में से 40 रुपया इन्वेस्ट किया सिप्ला में, और सिप्ला ने रिटर्न दिया 15% का। ठीक है, सिप्ला ने कितना रिटर्न दिया? 15% का। सिप्ला, टीसीएस और टाटा मोटर्स, ठीक है, सिप्ला, टीसीएस, टाटा मोटर्स, पीपल। सिप्ला ने दिया 15 का, टीसीएस ने दिया 20 का और इसने दिया 10 का। लेकिन दोस्तों एक बात बताना, हमने तो इसमें सिर्फ 40% पैसा लगाया ना, इस पे तो सिर्फ 30% रुपया लगाया है, 100 में से 30 इन्वेस्ट किया है और इसमें भी 100 रुपये में से 30 इन्वेस्ट किया है। 40% पैसे पे मिला है 15% रिटर्न, 30% रुपए पे मिला है 20% रिटर्न एंड 30% रुपए पे मिला है 10% रिटर्न। तो सर पूरे 100 रुपए पे कितना रिटर्न मिला? क्या वेटेड एवरेज वाली फीलिंग आ रही है एवरीवन? 15% रिटर्न कितने रुपए ने कमाया? सिर्फ 40% रुपए ने कमाया। 20% रिटर्न कितने ने कमाया? सिर्फ 30% ने कमाया। फिर 10% किसने कमाया? सिर्फ 30% ने कमाया। तो पूरे 100 रुपयों ने कितना कमाया? इसका वेटेड एवरेज, है ना। मतलब ये तो चीज समझ में आ गई कि सर वेटेड एवरेज करना है। लेकिन पता है क्या, वेटेड एवरेज करने के लिए चाहिए दो चीजें। क्या दो चीजें सर? एक तो चाहिए वेट्स, एक तो चाहिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी में कितना कितना पैसा लगाया वन, और सेकंड उन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिटर्न्स। एवरीवन, उन इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। समझना यहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो को कैसे डिनोट करते हो? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो जिसमें दो सिक्योरिटीज है ए और बी, तो सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू expected return on security A multiplied by weight of A plus expected return on security B multiplied by weight of B and so on for other securities, right? यहाँ पे प्लीज लिख लीजिए WA is equals to weight of A in portfolio, पूरा लिखना WB is equals to weight of B in portfolio,
है ना। लेकिन पता है क्या, वेट को लेकर एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पोर्टफोलियो में किसी सिक्योरिटी का कितना वेट है, कितना प्रपोर्शन है ना। वेट की जगह एक और वर्ड आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, वेट की जगह एक और वर्ड ऐड कर सकते हो जिसका नाम है प्रपोर्शन। किसी भी सिक्योरिटी में कितना वेट है वो ना ही उस सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है और ना ही सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करता है। ये बात डेरिवेटिव्स में सिखाई थी। टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आता है, विच इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज नीदर मार्केट प्राइस अलोन नॉर नंबर ऑफ शेयर्स अलोन, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिफ्ट विच गिव्स मी टोटल उस सिक्योरिटी में कितना वैल्यू इन्वेस्ट हुआ है। वन सेकेंड, सर शुरू में जब इन्वेस्ट किया था ना तो 50-50 इन्वेस्ट किया था, शेयर का प्राइस ऐसा बढ़ा सर कि ये 50 का 64 हो गया और ये 50 का 55 हुआ। सर वेट 50-50 लेना है या फिर 64-55 के प्रपोर्शन में लेना है, इज द क्वेश्चन। सो वेट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड फॉर विच एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड। सर इस साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, ये वेट्स रहेंगे। जब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, ये वाले वेट्स रहेंगे। आई डोंट नो ये छोटी छोटी चीजें आपको कितनी क्लियर है, लेकिन और ये आपने पहले भी देखा है, डेरिवेटिव्स हो या फॉरेक्स हो या फिर पोर्टफोलियो या फिर एसएफएम का कोई सा भी चैप्टर, चीज को बेसिक हर छोटी चीज बताना मेरा इंटेंट है, बैच फास्ट ट्रैक हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, प्लीज समझना। ये पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सर वेट्स लेने के लिए समझना, एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप अगले एक साल का कैलकुलेट कर रहे हो तो आज का वेट, पिछले एक साल का कर रहे हो तो एक साल पहले जो वेट्स थे ना वो लेना है। ठीक है, और वेट आते हैं वैल्यू पे, ना कि मार्केट प्राइस पे, ना कि नंबर ऑफ शेयर पे। तो एक काम करें, इसको ऐसे करके मार्क कर दो ना, तो पता चल जाएगा कि यार वेट को लेकर एक छोटा सा बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। डन, चलें आगे। आइए, बेसिक फॉर्मूला सीख लिया है ना, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो प्लीज समझना, है ना। चाहता ना, अगर हम चाहते तो यहां भी प्राइस का डेटा ना लेते हुए, डायरेक्टली प्राइस और डिविडेंड का डेटा ना लेते हुए, हम लोग डायरेक्टली वो पॉसिबल रिटर्न्स परसेंटेज वाले एक्स और वाई ही ले सकते थे। लेकिन एक चीज सिखानी थी जिस वजह से मेरे को प्राइस का डेटा लेना पड़ा। गेटिंग, डायरेक्टली परसेंटेज से भी हम लोग चालू कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है वन, और कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट इस दौरान आप सीख जाओगे, जैसे जस्ट अभी एक सीखने वाले हो। ठीक है, आइए अब कैल्सी पे स्पीड रखना। पोर्टफोलियो है 2 शेयर्स ऑफ ए, जिसमें 2 शेयर्स है, ए और बी। ठीक है, और समझो सिंप्लिसिटी के लिए समझते, डिविडेंड नहीं है, सिर्फ शेयर प्राइस का इंक्रीज है। ठीक है, शेयर प्राइस दी है 4 पीरियड की, मतलब 4 पॉइंट्स की, 0 1 2 3। मतलब रिटर्न कौन से पीरियड का आ सकता है सर, सिर्फ 1 2 3। 1 2 3 के पॉसिबल रिटर्न्स कैलकुलेट कर लो, एक्स और वाई। प्लीज ध्यान रखना, सिंगल सिक्योरिटी है तो पॉसिबल रिटर्न्स होते हैं एक्स, लेकिन जब 2 सिक्योरिटी है तो पॉसिबल रिटर्न्स का नाम क्या हो जाता है, वाई। इसीलिए होता है एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, आइए सर, सिंगल सिक्योरिटी प्लीज समझिएगा, 120 माइनस 100 लिखे नहीं तो चलेगा क्या, डायरेक्ट कैलसी पे ले लें, इतने तो हो गए यार आप स्मार्ट अब। ठीक है, स्मार्ट थे इनफैक्ट। 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 120%, फर्स्ट केस। ठीक है, 150 माइनस 120 मतलब 30 डिवाइड बाय 120 विच इज 25%। कंफर्म कर ले, 30 डिवाइड बाय 120 25%। 186 माइनस 150, 36 डिवाइड बाय 150 गिव्स मी 24%। 3 पॉसिबल रिटर्न्स है ना। कौन सा डेटा चल रहा है प्लीज, एक्सपोस्ट डेटा का केस कर चला रहे हैं हम अभी, एक्सपोस्ट डेटा इन केस ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स। ठीक है,
3 पीरियड के पॉसिबल रिटर्न सिक्योरिटी एक्स के, सिक्योरिटी वाई एवरीवन, 40 का 44 हो जाना मतलब 10% रिटर्न, 44 का 55 हो जाना मतलब आई थिंक 25% रिटर्न, हाँ 25% रिटर्न, और 55 का 62.15 हो जाना, 62.15 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 55, 13% रिटर्न एवरीवन, 13% रिटर्न। क्विकली एक्स बार कैलकुलेट करते हमें आता है, ठीक है, तो समीशन एक्स क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25 प्लस 24, 69, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, सिक्सटी नाइन डिवाइड बाई 3 विच इज 23। आई होप आप कैच कर पा रहे हो यार, आप लोग तो मेरे से भी फास्ट हो कैलकुलेटर्स में। यू गाइस हैव गॉट 8 सब्जेक्ट्स टू प्रैक्टिस, आई हैव ओनली 1 टू प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए 10 प्लस 25 प्लस 13 गिविंग मी 48, मतलब समीशन वाई कितना हो गया, ये एक्स बार क्यों लिख दिया यहाँ पे, हटाओ इसको, यहाँ से सिर्फ समीशन एक्स कर लेना, हाँ समीशन वाई हो जाता है सर 48, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी बी इज इक्वल्स टू वाई बार इज इक्वल्स टू समीशन वाई डिवाइड बाय एन इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 3 गिव्स मी 16, 48 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 16। सर क्या एग्जाम में ये वाले फॉर्मूलेज लिखना जरूरी है क्या, जी हाँ, एग्जामिनर खुद भी फॉर्मूलेज लिखता है, पता है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है समीशन एक्स डिवाइड बाय एन, बट जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे एग्जामिनर लिखता है और हमें भी लिखना है, ठीक है, चलेगा। सो 23 इज एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी ए, 16 इज एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी बी। हमारे पास एक पोर्टफोलियो है ना, अभी समझते इसमें हम इसे मान लेते हैं, assume 1 share of A and B each, या फिर समझो वेट मत लिखना प्लीज, assume 1 share of A and 2 shares of B। सर इतना शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में ए और बी का है, इतना शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में ए और बी का है। अब समझते हैं फिर इसका मतलब क्या हुआ। पहली चीज सर वेट्स कैलकुलेशन देखना, सर वेट्स का मतलब होता है कितना प्रपोर्शन हमने इन्वेस्ट किया है हमारे उन शेयर्स में। अब आप एक बात बताओ, पिछले मैंने जब बेसिक्स बताया था तभी आपको क्लियर किया था, रिटर्न्स जिसके बेसिस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया है भले से वो पास्ट के, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सर यहां से फ्यूचर का है, मतलब अगले साल कितना रिटर्न मिलना एक्सपेक्टेड है वो बात हम पास्ट रिटर्न से फाइंड करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न यहां से यहां तक का है। डू यू एग्री? मतलब जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन हो रहा है, जिस पॉइंट का पी जीरो रहता है, राइट, जिस पॉइंट का कैलकुलेशन हो रहा है उस पॉइंट के वेट्स लेने हैं। मतलब आज जब हमारा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी ए में 1 शेयर है और सिक्योरिटी बी में 2 शेयर्स है, तो हमारे वेट्स थर्ड ईयर के एंड की प्राइस से आने चाहिए, ना कि 0 डे की प्राइस से। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? प्लीज एवरीवन, सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए मुझे पूरा प्राइस वाला डेटा लेना पड़ा। चाहता तो मैं यहां पे डायरेक्टली प्राइस वाला डेटा नहीं लेकर सिंपल डायरेक्टली 20-25% और यही सब दे देता, लेकिन उस केस में आप वेट्स वाला फंडा नहीं समझ पाते, और इसी बात के लिए यहां पे लिखा है कॉशन। ये बात ध्यान रखना, जिसने 100 और 40 लिया, 100 और 80 ले लिया, वो गया 186 और दिस इंटू 2 लेना है, ये वेट्स रहेंगे। तो आइए सर सिक्योरिटी ए का वेट कितना है, वेट ऑफ ए कितना हो गया सर 186 डिवाइड बाय 186 प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 186 प्लस 62.15 इंटू 2, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है ना, तो 186 या फिर 62.15 इंटू 2 प्लस 186 इज इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 186 गिव्स मी 59.94,
59.94. This is the percentage of amount invested in security A for next year. For next year, ठीक है, वो फोर्थ ईयर जिसके लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या हो जाएगा सर, 62.15 इंटू टू, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना है, आउट ऑफ 186 प्लस 62.15 इंटू टू, गिविंग मी 62.15 into equals to, sorry 62.15 into 2, right, plus 186 is equals to, divide equals to, into 62.15 into 2, giving me a weight of 40.06 everyone, 40.06। कंफर्म भी कर लो, इन दोनों का सम अगर 100 हो रहा है मतलब कैलकुलेशन सही है, 40 और 60 और 100। वेट्स सिर्फ वाली बात समझाने के लिए आपको यहां तक लाए थे, अदरवाइज तो अब आपको आता है यार, कितना सिंपल है सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, फॉर्मूला फिर से नहीं लिखते हैं, ऊपर लिख ही लिया था अपन ने, है ना। 23% रिटर्न मिलेंगे कितने पोर्शन पे सर, सिर्फ 0.5994 पोर्शन पे, प्लस प्लस 16% रिटर्न मिलेगा सर, लेकिन कितने पोर्शन पे सर, सिर्फ 0.4006 पोर्शन पे। तो टोटल कितना, 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.5994 एम प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.4006 एम प्लस एम आर सी। मेमोरी रिकलेक्ट 20.196 और 20.20, 20.20% is the return from portfolio which has securities A and B in the proportion of 1:2 having share prices these। सर जी बताइए, अच्छा एक रिक्वेस्ट करें, एक रिक्वेस्ट, जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, अगर आपको लगता है ना कि इस लेक्चर में मैं अननेसेसरी मोर देन डिटेल में चला गया, तो प्लीज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज जरूर कर देना, सो दैट क्या होगा, आपके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे जब मेरा नेक्स्ट बैच आएगा, जब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी, वहां पे आई कैन सर्व टू द स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे, इन द वे जहां पे आई कैन वैल्यू देयर टाइम मोर। अभी कैसा है, आई एम अफ्रेड कि अगर छोटे में समझाए तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। अगर अभी मैं चाहता तो आपको ये चीज डिटेलिंग नहीं बताता, पर वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाता, फिर कहीं किसी क्वेश्चन में हम शायद मिस्टेक कर बैठते, ठीक है। तो प्लीज व्हाट्सएप पे एक फीडबैक जरूर देना कि क्या ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है, ठीक है, चलेगा। सर ये वेरिफिकेशंस तो हटा दो, रेगुलर बैच में करते हैं सब वेरिफिकेशन, एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक्स पोस्ट डेटा में एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो सीख लिया, ठीक है। एक्स एंटे डेटा में रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, उसकी तैयारी अब हम करेंगे। आइए सर, एक्स एंटे डेटा कर लो फटाफट, ये टेबल अपडेट कर लो अपने पास। चले आगे, आइए। सिक्योरिटी ए एंड बी, नंबर ऑफ शेयर्स 1 एंड 2, एक शेयर में इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटी ए में और 2 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटी बी, जिनका आज का प्राइस है 100 एंड 150, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज 0.2, 0.3, 0.5 है, जिसमें फ्यूचर के शेयर प्राइजेस ये हो सकते हैं, ठीक है। यहां तो कोई नई बात होना ही नहीं चाहिए सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी ए और बी तो हम पहले ही कैलकुलेट करना जानते हैं। आइए फिर से कर लेते हैं, आइए फिर से कर लेते हैं, प्लीज समझना, ठीक है, समझिएगा। सर प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 0.2, 0.3, 0.5, एक्स, फटाफट पॉसिबल रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी ए बोल दीजिए, ठीक है। -10%, 90 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, प्लीज करते जाओ। 90, 10%, 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 सर प्लस 10%, और 130 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 30%। सर
पॉसिबल रिटर्न्स इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव मी एक्स बार। ठीक है, समझिएगा। तो यहां लिख ही देते हैं ना सर, एक्स बार, प्रैक्टिस हो जाएगी ना मल्टीपल टाइम, तो बार बार फॉर्मूले का लोड ही खत्म, है ना। ये कॉलम है p इंटू एक्स, दिस कॉलम इज p इंटू एक्स, तो समीशन पी एक्स विल बी माई एक्स बार विच इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ए। ठीक है सर, -2 + 3 15 मतलब 16, 15 3 18 -2 16। पॉसिबल रिटर्न्स बाय एवरीवन 120 - 150 into डिवाइड बाय 150, मतलब -20% रिटर्न। 180 - 150 डिवाइड बाय 150, 30 डिवाइड बाय 150 प्लस 20% रिटर्न। 210 - 150 डिवाइड बाय 150 गिव्स मी प्लस 40% रिजल्ट रिटर्न। -20% रिटर्न होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2, गिविंग मी 4 नेगेटिव। 0.3% प्रोबेबिलिटी के प्लस 20% रिजल्ट होगा, गिविंग मी 6। एंड 50% प्रोबेबिलिटी है कि 40% रिटर्न होगा, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न दिख रहा है उस सिनेरियो में 20। सो 20 + 6 26 - 4 = 22 y बार विच इज, या फिर y बार और x बार की जगह बेटर है क्या लिख दो, expected return on A, expected return on B is equals to summation P into Y, which is equals to 22%। प्लीज बताइए सर, कोई डाउट्स? नहीं, मतलब अब तो सिर्फ वेट्स का कैलकुलेशन करना है ना। वेट्स कौन सा लेना है हमें एवरीवन? लेटेस्ट नंबर 130 एंड 210, नहीं नहीं सर गलत बोल दिए, 130 into 1 and 210 into 2 should be the correct weights। करेक्ट? अभी भी गलत बोल दिए सर, ये हिस्टोरिकल डेटा था, तो थर्ड ईयर एंड वाज द लेटेस्ट ईयर एंड, और यहां से फिर हम फ्यूचर का डेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पे सर हमें पहले ही ये जो प्राइजेस दी है ये तो फ्यूचर की है, मतलब एज ऑफ टुडे कितना रुपया इन्वेस्टेड है सर? 100 और 150 into 1 into 2। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? प्लीज मत मिस करना, है ना। वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 150 into 2। तो सर 150 into 2 होता है 300 प्लस 1 400। हाउ मच इज 100 एज अ परसेंटेज ऑफ 400? 25%। weight of B 150 into 2, 100 plus 150 into 2। Sir, 300 divided by 400. How much is 300 as a percentage of 400? 75%। And hence you got the formula of expected return। मैंने प्लीज बोला है यहाँ पे, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन कैलकुलेशन ऑफ वेट्स बिटवीन एक्सपोज्ड डेटा एंड एक्स एंटे डेटा। मैंने बोला था ना छोटे छोटे नोट्स लिखे, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिस करते चले जाइए। पोर्टफोलियो में तो बस एक ही की है, कॉपी पेन कैलकुलेटर प्रैक्टिस, राइट। कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अच्छे से समझने के बाद। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो 16% रिटर्न मिलेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, राइट। या फिर सिर्फ 25% पैसे पे 16% रिटर्न मिलेगा, है ना। 20% 22% रिटर्न मिलेगा लेकिन सिर्फ 0.75 पैसे पे, ठीक है। तो कितना वेटेड एवरेज रिटर्न? 16 into 0.25 m plus 22 into 0.75 m plus memory recollect of 20.5 expected return of portfolio in case of ex ante data। बेसिक समझ में आया? कोई बड़ी बात नहीं थी, आई नो दैट, ठीक है। कॉलम्स को लेकर क्लैरिटी आ गई। एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है तो प्रोबेबिलिटी सिक्योरिटी का x x माइनस एक्स बार और सिक्योरिटी बी का y माइनस वाई बार, y और सॉरी
एक्स और पी एक्स, वाई और पी वाई, ठीक है। और हिस्टोरिकल में तो और ही सिंपल है, कुछ बड़ी बात ही नहीं है, सिर्फ एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करके वेट्स का इफेक्ट डायरेक्टली नीचे देना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो अंडर बोथ द सिनेरियोज, एक्स एंटे डेटा, एक्स पोस्ट डेटा, शायद अब हम क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो पे बातें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एवरीवन, वापस आ जाइए, आई होप याद होगा। भूल गए कि याद है? जस्ट गिव मी अ मिनट। चले, क्वेश्चन रिकलेक्ट करा दूं? सर जिस दिन शेयर खरीदा 1 लाख और 50,000 शेयर्स खरीदे थे एट द कॉस्ट ऑफ दिस, टोटल कॉस्ट, जिसके 6 महीने बाद 10 और 30% डिविडेंड था, जिसके 6 महीने बाद प्राइजेस मार्केट में 220 और 290 हो गई, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे है ना, जब एक टेक्निकल एनालिस्ट ने बोला कि नेक्स्ट ईयर ये चीज हो सकती है, मतलब ही इज मेकिंग द एस्टिमेट्स, राइट। 31 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 को डिविडेंड ये होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटीज ये थी, प्राइजेस ये और ये होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटीज ये थी, राइट। और फिर हमने बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, मतलब 1 फॉर 14 से 31 मार्च 15। हिस्टोरिकल डेटा पे काम करना है, जबकि आपके पास रियलिस्टिक नंबर्स है। कितना सिंपल है यार। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कर सकते हो, P1 माइनस P0 प्लस D डिवाइड बाय P0, एक्स और वाई दोनों का फाइंड कर लेते हैं और उनको वेट से मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। चलो करते हैं। सर P0 कैसे आएगा? क्विक दिमाग लगाओ, P0 कैसे आएगा? सर नंबर ऑफ शेयर है और इनकी टोटल कॉस्ट है। हाँ हाँ हाँ, तो टोटल कॉस्ट को अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो हर शेयर का कितना कॉस्ट लगा P0 आ जाएगा, ठीक है। 2 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख, 21237 डिवाइड बाय 1 लाख, 200 रुपीज एंड 300 रुपीज, 1 करोड़ 50 lakhs डिवाइड बाय 50,000 शेयर्स गिव मी 300 रुपीज। जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन एक्स और वाई का P0 200 और 300। 31 मार्च 15 की प्राइस P1 कितनी दी गई है? 220 और 290, एवरीवन 220 और 290। डिविडेंड कितना मिला? 10%, एक्स लिमिटेड फेस वैल्यू का 10%, 10 रुपीज, 30% वाई लिमिटेड 10 रुपीज का 30%, मतलब 10 रुपीज और 3 रुपीज। एवरेज रिटर्न लास्ट ईयर कितना अर्न किया समझिएगा प्लीज, एवरेज रिटर्न कितना अर्न किया? सर 220 माइनस 200 प्लस 10 डिवाइड बाय 200, 220 माइनस 200 प्लस 10 डिवाइड बाय 200 गिव्स मी 15% रिटर्न। सेकेंड केस है ना, ये वाला देखना प्लीज। सर 290 माइनस 300 प्लस 3 डिवाइड बाय 300, कहाँ मिस्टेक है? सर 290 माइनस 300 प्लस 3 डिवाइड बाय, 1 सेकेंड, 290 माइनस 300 प्लस 3 इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 300। 2.33 एक नेगेटिव नंबर है, आप समझना प्लीज। प्रिंटिंग में क्या हुआ, नेगेटिव यहाँ रह गया, इसको आप चाहो तो इस जगह भी कर लीजिए। प्रिंटिंग में क्या हुआ कि नेगेटिव यहाँ रह गया। सो गिव मी अ मिनट, लेट मी ऑल्सो मार्क द थिंग्स विच आई नो दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। एक सेकेंड दीजिए प्लीज, है ना, मैं खुद भी रेक्टिफिकेशन मार्क कर लूंगा तो पता रहेगा कि ऑल दीज रेक्टिफिकेशंस आई नीड टू मेक। चलिए
सर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न आ गए पोर्टफोलियो के लिए, अब वेट्स की बात है। क्या आप में से कोई बता सकता है वेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, इस पीरियड के लिए अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है तो इस पीरियड के बिगिनिंग में वेट्स थे सर 2 लाख और 2 करोड़ और 1.5 सीआर। तो वेट्स कैसे आएगा सर? 2 करोड़ डिवाइड बाय 2 प्लस 1.5 सीआर, है ना? 2 करोड़ डिवाइड बाय 3.5 करोड़ गिव मी 57.14 and 1.5 crore divided by 3.5 crore gives me 42.86 crores। ठीक है, एक बार इन दोनों का सम चेक कर लिया करो, पता चल जाएगा कि कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम। 100%। ठीक है ना? सर अब क्या बचा है? 15% रिटर्न मिला, लेकिन वो तो सिर्फ इतने पैसे पे ही मिला, इतना रिटर्न नहीं मिला, नेगेटिव था लेकिन सिर्फ इतने पैसे पे ही नहीं मिला। तो वेटेड एवरेज कितना? सर 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5714 एम प्लस, ठीक है, 2.33 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0.4286 एम प्लस, मेमोरी रिकलेक्ट 7.57%। एवरीवन 7.57% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न। अभी तक इस क्वेश्चन में कोई भी नई बात नहीं थी, पर अब आएगी। अब आएगी जब वो आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ रहा है फॉर द ईयर, एवरीवन फॉर द ईयर 15-16। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? अब मैं डिफरेंस बताता हूं जो ये सारे क्वेश्चंस में होता है और जो आपको इस वाली एमटीपी में दिख गया। प्लीज समझना, अभी तक क्या चल रहा था, डिविडेंड्स जो दिए थे ना वो अलग अलग सिनेरियो नहीं था, एक फिक्स डिविडेंड दे दिया था कि सर फिक्स में बताता हूं कैसा, एक्स लिमिटेड 15 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है और वाई लिमिटेड 20 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, और इनके शेयर प्राइजेस की प्रोबेबिलिटी ये है और शेयर प्राइजेस ये है। तो उस केस में अगर मुझे एक्स लिमिटेड के पॉसिबल रिटर्न्स कैलकुलेट करने होते थे एक्स, तो मैं कैसे करता था पता है? 220 माइनस 0.2% प्रोबेबिलिटी किसकी है? 220 माइनस, सर P1 ये हो गया, तो P0 क्या रहेगा? सर 15-16 के लिए तो P0 ये हो गया ना, 31 मार्च 2015 वाला प्राइस 220। सो 220 माइनस 220 प्लस डिविडेंड ऑफ 15 डिवाइड बाय 220, राइट? सर 0.5% प्रोबेबिलिटी किसकी है? 250 माइनस 220 P0 प्लस डिविडेंड ऑफ 15 रुपीज डिवाइड बाय 220। ऐसा मैं कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम मेरे दोस्त ऐसी हो गई है कि प्राइस की प्रोबेबिलिटी अलग और डिविडेंड्स की प्रोबेबिलिटी अलग सर। और प्लीज इसको ऐसा मत समझना कि 0.2% प्रोबेबिलिटी है कि डिविडेंड इतना होगा और शेयर प्राइस इतनी होगी। 0.3% प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना होगा। पहली बात तो यहाँ 0.3 लिखा ही नहीं है, लिखा भी होता तो 0.3% प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना होगा और ये इतना होगा। नहीं नहीं, यहां पे 3 नहीं दोस्तों, 9 पॉसिबल केसेस बनेंगे, 9 पॉसिबल केसेस you will have to make of joint probability in this case, which is why I am making this question do in the classroom. This question is being done in the classroom because of that. मतलब पता है क्या जॉइंट प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ लो। 20% प्रोबेबिलिटी है कि डिविडेंड 10 रहेगा, लेकिन उसके 3 पॉसिबिलिटीज है। डिविडेंड 10 रहेगा, 20% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उस केस में मार्केट प्राइस फर्दर 20% प्रोबेबिलिटी है कि ये रहेगी, फर्दर 50% प्रोबेबिलिटी है ये रहेगी, और फर्दर 30% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट प्राइस ये रहेगी। मतलब इस एक केस में से 3 केस बन गए, फिर एक इस केस में से 3, और फिर इस केस में से 3, तो टोटल 9 पॉसिबल केसेस बनेंगे ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स। एवरीवन, वो सिर्फ एक्स के बनेंगे और वो फिर वाई के भी बनेंगे।
परेशान मत होना कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, मेरा मानना है एग्जाम में आने के चांस कम है, बट आज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन घर पे सॉल्व कर लिया ना, तो एग्जाम में इससे लोअर कैटेगरी का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाएंगे। तो अब दो बातें ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखते से ही मत मान लेना कि यार ये तो वो कॉम्प्लिकेटेड वाला आ गया। हो सकता है एग्जामिनर ये वाली टेबल ना दे, सिर्फ एक टेबल दे, तो मैनेजेबल है, फिर क्या बड़ी बात है, फिर तो सिंपल है। अगर एग्जामिनर ने ये टेबल दे दी तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि अभी तक ये टेबल एग्जाम में कहीं नहीं पूछी। नवंबर 21 में क्वेश्चन आया था, लेकिन सिंपल वाला। ये कॉम्प्लिकेशंस कहां से आए? नवंबर 20 की मॉक टेस्ट पेपर, जहां से आपके लिए लिया गया है। क्या क्लैरिटी? आइए प्लीज, ठीक है, समझना। सर अब एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो की पॉसिबिलिटी समझते हैं, है ना। पहले तो 9 अलग अलग पाथ्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम किया जाएगा फॉर द 15-16 जॉइंट प्रोबेबिलिटी की मदद से। देखो 9 पाथ्स बने। फर्स्ट सिनेरियो ले रहे सर, जब डिविडेंड 10 रुपीज का रहेगा। 3 केस, क्योंकि 10 रुपीज का डिविडेंड होने के बाद शेयर प्राइस फर्दर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी इस 20% में भी फिर 0.2, 0.5, 0.3 है। मतलब इस 20% में 3 प्रोबेबिलिटी है, उसकी भी 20% की 20% प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस इतना होगा, 50% प्रोबेबिलिटी कि इतना होगा, और 30% प्रोबेबिलिटी शेयर प्राइस इतना होगा। ये भी कब? 20% की 20% प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को ही तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। सुनिएगा, 10 रुपीज का डिविडेंड होने की 3 पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसमें प्राइजेस 220, 250 और 280 हो सकती है। अगर ये प्राइजेस रही तो P1 माइनस P0 कितना होगा सर? 0, 30 और 60। एवरीवन 0, 30, 60। तो टोटल रिटर्न कितना होगा इस केस में हमारा? डिविडेंड 10 और प्राइस 220, तो टोटल रिटर्न 10। डिविडेंड 10, प्राइस 250, तो टोटल रिटर्न हो जाएगा 40। और थर्ड केस में टोटल रिटर्न हो जाएगा 70। मतलब 10 रुपए के डिविडेंड में रिटर्न्स ये और ये हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस। और ये और ये रिटर्न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है समझिएगा। 20% प्रोबेबिलिटी है 10 रुपया मिलने की, और उसका भी 20% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस 220 होगा। मतलब 10 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी 4%, 40 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी 10%, और 70 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी 6%। क्या आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 पार्ट्स एंड देन कैलकुलेटिंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ पाए? इफ यस, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एज कंपेयर टू एनी अदर क्वेश्चन। वो बात ऐसी है मेरे दोस्तों कि अभी तक क्या हो रहा था, आप जो x कैलकुलेट करते थे ना, x वो होता था परसेंटेज टर्म्स में, विच इज P1 माइनस P0 प्लस D डिवाइड बाय P0। लेकिन यहां पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए हमने हर किसी को P0 से डिवाइड ही नहीं किया। हमने कहा P1 माइनस P0 प्लस D चलने दो। एवरीवन, ये आया, और डायरेक्टली उसको ही प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके यील्ड इनटू प्रोबेबिलिटी कर दिया। पॉसिबल रिटर्न्स तो अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं है। मतलब यहां पे जो रिटर्न्स प्रोबेबिलिटी में चल रहे थे, अब वो सारे रिटर्न्स आपके पास किस में आ गए? परसेंटेज में जो चल रहे थे वो किस में आ गए अब सब? एवरीवन, रुपीस में। तो 49.5 क्या है? रुपीस है, ठीक है। चले, सिमिलरली सर 15 का डिविडेंड होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, लेकिन उसमें भी प्राइस 220, 250, 280 हो सकती है, जिससे टोटल रिटर्न इतना हो जाएगा, और उनके होने की प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इतनी, एंड सो ऑन फॉर लास्ट 3 केस, और होने की प्रोबेबिलिटी इतनी।
10% प्रोबेबिलिटी का इतनी, 10%, 10 रुपीज का रिटर्न मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, 70 का मिलेगा उसकी इतनी, 75 का मिलेगा उसकी इतनी, 80 का मिलेगा उसकी इतनी। तो रिटर्न वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करें सर? टोटल रुपी टर्म्स में कितना रिटर्न मिलना एक्सपेक्टेड है? 49.5 रुपीज का वेटेड एवरेज टर्म्स में रिटर्न मिलना एक्सपेक्टेड है। which in percentage terms would be expected 49.5 का रिटर्न हम कमाने वाले हैं ऑन P0 ऑफ एवरीवन। P0 कितना था हमारा? नहीं, फॉर दिस ईयर my P0 will be sir 220. For this year my P0 will be 220. तो 49.5 divided by 220 will give me 22.5 rupees approximately, or maybe the precise। देखें 49.5 डिवाइड बाय 220, 22.5। दोस्तों इस क्वेश्चन को लेने के दो इंटेंट थे। पहला तो मैं आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बता दूं, ये बता दूं कि सिनेरियो के अंदर सिनेरियो क्रिएट करके पाथ्स बनाने पड़ेंगे। और सेकंड, वेट्स का कैलकुलेशन। यहां पे वेट्स ये वाले लगेंगे, ये वाले, लेकिन नेक्स्ट केस में वेट्स कुछ और लगेंगे जो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, है ना। अभी P0 हो गया सर आपका 220, और इस तरीके से आपने X लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। Y लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट क्लास में नहीं कर रहे, सेम थॉट है, आपको करना है। पर हां, हम पोर्टफोलियो का रिटर्न जरूर कैलकुलेट करेंगे। पोर्टफोलियो का रिटर्न तो अब देखना, X का रिटर्न सर आ चुका है कितना? 22.5, और Y का आ चुका है 8.5। वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिटर्न चाहिए और चाहिए उनके वेट्स, वेट्स की बात करते हैं। सर एक बात बताना, 15-16 ईयर के लिए वेट्स कौन से होंगे? ये वाले, मतलब 220 और 290 वेट्स नहीं होंगे। 220 और 290 पर बेस्ड, इन नई मार्केट प्राइस पर बेस्ड वेट्स होंगे। 220 वाले कितने शेयर्स हैं? 1 लाख। 290 वाले कितने शेयर्स हैं? 50,000। तो इससे पता चलेगा कौन से शेयर्स में कितना वैल्यू इन्वेस्टेड है। ठीक है, आइए 220 इंटू 1 लाख 220 लैक्स, 290 इंटू 50,000 145 लैक्स। ठीक है, सो 220 डिवाइड बाय सम ऑफ द टू 365, 220 प्लस 145 टोटल 365 रुपया इन्वेस्टेड है ना। और हाउ मच इज 220 एज अ परसेंटेज ऑफ 365? 60.27। सर 145 डिवाइड बाय 365, 39.73। 22.5% कमाएंगे पैसा, बट कितने रुपए पे? सिर्फ 0.6027 पे। 22.5 इंटू 0.6027 है ना, m प्लस 8.5% कमाएंगे, लेकिन सिर्फ 0.3973 पे, मतलब 3.37 कमाएंगे। टोटल 16.94% का रिटर्न हम लोग पोर्टफोलियो पे अर्न करेंगे। समझ रहे हो क्या? बड़ा है बट कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो में तो इंटेंट ही है, बस कॉपी पेन टेबल्स बनाते जाओ। इतनी फ्लुएंसी आ जाए कि साला एग्जाम में देखकर फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, फॉर्मूला एकदम ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ठीक है, वो जो डिस्कंफर्ट है ना पोर्टफोलियो का आप लोगों के साथ, वो प्रैक्टिस से हटाना चाह रहा हूं मैं। पर्पसफुली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं तो आईसीआई का। ठीक है, चलो सर मजा आ गया। अब बात मानोगे, क्या पूछ लिया? मिस्टर ए को एडवाइस करो रिस्क ऑफ 2 इन्वेस्टमेंट्स। एक्स और वाई दो कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क बताओ। मतलब सर इंडिविजुअल, प्लीज ध्यान रखना,
इनकी यील्ड्स याद है ना आपको, एक्स और वाई की यील्ड्स याद है, 10, 40, 70, 15, ये हो गई यील्ड्स। ठीक है, मैंने प्लीज ध्यान रखना इस बार पॉसिबल रिटर्न्स नहीं भूला है, एक्स नहीं बोला है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं किया ना P0 से, परसेंटेज नहीं रुपी है, तो इस बार यील्ड ले लेंगे। यील्ड है और प्रोबेबिलिटीज है, तब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, प्रोबेबिलिटी और यील्ड है। जस्ट लाइक आप परसेंटेज का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हो, इस बार रुपी का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर देना, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटीज है, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, यील्ड है इस बार रुपीस में। तो पहली बात तो पी एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करके एक्स बार आ जाएगा, कितना आया था 49.5, फिर से कैलकुलेट नहीं किया, 49.5 एक्स माइनस एक्स बार, 10 माइनस 49.5, 40 माइनस 49.5, 70 माइनस 49.5, dx आएगा, dx का स्क्वायर करेंगे और dx के स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सर कॉपी पे इतना सारा क्यों लिखवा रहे हो, मैं आपको बताता हूं। आप चाहो तो dx छोड़ देना, dx स्क्वायर छोड़ देना, पर ये तो बनाना पड़ेगा। तो सर उस केस में कैलकुलेशन कैसे चलेगा, ध्यान से सीखना। x माइनस एक्स बार कैलसी पे लो, सर 10 माइनस 49.5 आ गया, कैलसी पे 39.5 इंटू इक्वल्स टू कर दो तो dx स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 0.04 कर दो तो 62.41 आ जाएगा कैलसी पे, लिख दो नोटबुक में और उसको डाल दो m+ में, गया। सेकेंड नंबर x माइनस एक्स बार है ना, प्लीज देखना, 40 माइनस 49.5 इंटू इक्वल्स टू करा 90.25 आ गया, इंटू 0.1 प्रोबेबिलिटी करके m+ 9.03, ऑल्दो 9.025 गया m+ में, बट राउंडिंग ऑफ मिस्टेक तो आएगी। ठीक है, ऐसे करके आप चाहो तो इस कॉलम्स को नहीं बनाने का टाइम सेव कर सकते हो, लेकिन ये कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा, और ऐसे करके MRC से ये टोटल आ जाएगा। ये पता है क्या आया है, ये पता है क्या आया है, वेरिएंस ऑफ यील्ड्स। डू यू एग्री, स्क्वायर्ड लेवल पे चल रहा है अभी, और स्क्वायर्ड लेवल पे जो आता है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो क्या आता है, व्हाट इज समीशन p इंटू dx स्क्वायर, दैट इज सर वेरिएंस। और इस बार जब हमारा डेटा रुपी में था तो वेरिएंस भी किस में आएगा, रुपी में। प्लीज वेरिएंस 456.25, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, इसका अंडर रूट 456.25 का अंडर रूट 21.36 स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन ये भी किस में अभी, रुपीस में। सर अगर इस पूरी चीज को मैंने P0 से डिवाइड कर दिया, प्लीज एवरीवन बस एक सेकेंड देना, आई गॉट स्लाइटली कंफ्यूज्ड। हाँ, कहाँ गया P0, कितना था अभी, 220 था ना इस केस में हमारा। फॉर द सेकेंड ईयर, P0 इज 220। इन सब को दोस्तों अगर अगर हमने P0 से डिवाइड कर दिया 220 के, तो फिर आ जाएगा परसेंटेज टर्म्स में स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, विच इज 9.71 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। एवरीवन, और जिस तरीके से आपने x लिमिटेड का कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से आपको y लिमिटेड का भी पूरा कैलकुलेशन करना है। थॉट्स, लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स रिमेन्स द सेम। बताइए दोस्तों, ये था हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो। क्या लग रहा है, ऑल्दो आज हमने ऐसा कुछ हाई लेवल का पढ़ा ही नहीं जिसमें आप बोलो कि सर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस हैड ऑल दीज बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड। कुछ एक दो छोटे मोटे पॉइंटर्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे, जो मैंने विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, विद रिस्पेक्ट टू P0, जो जहां जहां मैंने आपको जरूरत लगी बता दिए चला गया, राइट। Rest of the lectures for portfolio, right, are going to be there only on the app and website. They won't be available on the YouTube. So आगे के lectures आप वहां से देख सकते हो। If you think everyone कि lecture series is making sense, this lecture is making sense, तो please like तो कर ही दीजिए। Please share it with as many people as you think you can, क्योंकि जब कोई, आप समझ रहे हो, for a particular period have decided कि हम 6 महीना के लिए lectures free, तो जितने ज्यादा लोग इसका बेनिफिट लेंगे उतना अच्छा है,
क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब पैसा लगेगा तो कॉस्ट सभी को देना है. तो नाउ व्हेन इट इज फ्री, everyone should take advantage of it, in which you can also be a part by sharing it with those people. ठीक है? Perfect people. Thank you very much again. Take care. Bye bye. See you in the second lecture. Bye.